टूटा हुआ तारा किस्त नंबर 44। अमजद खान की फैमिली का सुनकर सभी अफसरदा थे। सभी उसके यहाँ जाकर ताज़ियत करके आए थे। अब इस बात में कोई शक व शुबा वाली गुंजाइश नहीं रही थी कि मरने वाली औरत और बच्चे कौन थे। लाला रुख और फैज़ान बतौर ख़ास अमजद खान के पास गए थे। सानिया तो बरसों पहले बीता था, लेकिन तकलीफ़ व अज़ियत तो अब महसूस हो रही थी। अबू बकर भी अफसरदा था। शाहज़ेब साहब ने ख़ुसूसी तौर पर तसल्ली तशफ़ी दी थी। बाबा साहब ने भी हवेली से कॉल करके अमजद खान से ताज़ियत की थी। उससे अगले दिन सबको हवेली के लिए रवाना होना था। वलीद की बहन की शादी थी, वो भी मसरूफ़ था। सभी के साथ वो भी हवेली जा रहा था। वो ज़रूरी साजो सामान लेने घर आया तो अना गुमसुम सी लॉन में बैठी दिखाई दी। वो उसी तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। अना ने उसे देखा और महज सर हिलाया था। तुम्हें इल्म तो है कि राबिया की शादी हवेली ही से हो रही है, चलोगी साथ? नहीं, वो साफ कोई से कहकर उठ खड़ी हुई। क्यों? मेरे पास वक्त नहीं है। वो संजीदगी से कहकर वहाँ से चल दी तो वलीद भी साथ साथ हो लिया। यूँ कहो ना कि अपनी शादी की वजह से नहीं जाना चाह रही हो। अना ने एक अजनबी निगाह वलीद पर डाली। सुना है रुखसत होकर तुम भी हवेली ही आओगी। अना ने हैरान होकर देखा। उसे ऐसे किसी भी प्रोग्राम का इल्म ना था। फूफो बता रही थी कि हस्बे रवायत वो ये शादी भी हवेली में ही करेंगी। वहीं से बारात शहर आएगी और तुम्हें रुखसत करवा कर वापस गाँव ले जाऊंगी। इसके बाद तुम लोग जहाँ मर्ज़ी रहो, तुम लोगों की मर्ज़ी। वलीद के अल्फाज पर वो उलझ गई थी। हवेली जाने का मतलब शादी के बाद मुसलसल वलीद से सामना, एक मुसलसल अजियत, एक ला यानी सोचों का सिलसिला जिससे वो छुटकारा नहीं हासिल कर पा रही थी। मुस्तफ़ा और शहवार की निकाह और शादी की तकरीब के दौरान तुम गांव जा चुकी हो। गांव के और इन लोगों की हवेली के रहन सहन से तुम बाखबर रही हो। सुना है पुप्पो वगैरह का तुम्हें बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल देने का इरादा है। अना ने बहुत गुस्से से वलीद को देखा था। आपका इन सब बातों से आखिर क्या मतलब है? क्या चाहते हैं आप? उसका अंदाज़ बहुत दो टोक और कतई था। एक पल को वलीद ने उसे बगौर देखा और मुस्कुरा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बस नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। आखिर को इतना पुराना ताल्लुक़ रहा है तो हक़ बनता है तुम्हारा। वलीद के अल्फाज पर अना फक से उड़ी थी। शट अप, वो बहुत गुस्से से बोली। बाहर में जाएं आप और आपकी ये सो कॉल्ड नेक ख्वाहिशात। आप जैसा अजियत पसंद इंसान तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। हैरत के साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा है। जब आप मुझे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर चुके हैं तो फिर बार बार मेरे सामने आकर मुझे यूँ ज़िद करने का क्या मतलब है आपका? वो बहुत गुस्से से चिल्लाई थी। वलीद एक पल को हैरान हुआ था। मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ाना। वली ने कुछ कहना चाहा जब अना ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी और रहम की ज़रूरत नहीं। आइंदा ख़बरदार मेरे सामने आकर मुझे कुछ कहा तो मैं भी पुराने ताल्लुक़ की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना। वलीद हंसा तो अना का पारा एकदम शदीद हाई हो गया। तुम तो माइंड ही कर गई हो। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की टिप्स दे रहा था। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई टिप्स। मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने अब मुझे एक लफ्ज़ भी कहा तो अंकल से, लाला रुख और आंटी से आपकी शिकायत कर दूँगी। हाय, क्या कहोगी? अना ने बहुत गुस्से से उसे देखा। यही कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मशवरे दे रहा हूँ और शादी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहा हूँ। वलीद का अंदाज़ तपाने वाला था और अना उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। खैर वो सब एक तरफ। तुमने शहवार से मेरी शिकायत क्यों की? शादी से तुमने इनकार किया था। मात को तुम दरमियान में लाई थी मोहतरमा। मैंने तो बुज़ुर्गों के फ़ैसले का एहतराम किया है, बस उनको मज़ीद ज़हनी टेंशन से बचाया मैंने। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, ना कि हर दूसरे बंदे के सामने मजलूम बनकर मेरी शिकायतें करती फिरो। अन्ना ने बहुत गुस्से से उसे देखा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वलीद के सामने अपने दिली जज्बात को अस्वीकार करके वो इतनी बड़ी गलती करके वो तो न जाने किस उम्मीद में उससे हाले दिल कह बैठी थी। उसे इल्म नहीं था कि वलीद उसे यूँ ख़वार करेगा। वो अब उस घड़ी को पछता रही थी जिस घड़ी जज्बात में आकर वो वलीद के सामने कमज़ोर पड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप इस कदर बेरहम, संग दिल और मतलब परस्त इंसान है। काश वो उसे देखकर लब भींचकर वहाँ से तेज़ी से चली गई थी। वली ने संजीदगी से उसे जाते देखकर कंधे उचकाए थे। हवेली में अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। राबिया की शादी पहले ही हुई थी। इसके चंद दिन बाद अना की शादी थी। अलबत्ता वलीमा बाबा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक शहर में होना था और हमाद, अब्बास और मुस्तफ़ा का जो अब तक पेंडिंग था, तीनों वलीमे एक साथ तय पाए थे। बाबा साहब बहुत खुश थे। अरसा बाद उनका दिल एक अनदेखे बोझ से आज़ाद होकर सांस ले रहा था। उन्होंने फ़िज़ान, लाला रुख, राबिया, वलीद और शहवार सबको सारे ख़ानदान में एक नई हकीकत और रिश्ते से मुतारिफ़ करवाया था। अब माजी में ऐसे रिश्ते मौजूद ना थे जो उनके किसी अमल पर रद्द अमल ज़ाहिर करते, और जो थे उनकी उन्हें परवाह ना थी। उनके बच्चे उनसे खुश थे। फ़िज़ान और उसके बच्चों को खुले दिल से कबूल किया था।
बाबा साहब तो गोया नए सिरे से जी उठे थे। शहवार की शादी उन्होंने खुद करवाई थी, लेकिन तब वो शहवार से अपने असल रिश्ते से बाखबर ना थे। लेकिन अब राबिया से अपने रिश्ते से वो ना सिर्फ बाखबर थे, बल्कि वो अब उस शादी में हर तरह की खुशी पूरी करना चाहते थे। मेहमानों की एक तवील लिस्ट थी। वो जब से हवेली लौटे थे, शादी के इंतज़ामात में लगे हुए थे। हवेली में मेहमानों ने आना शुरू कर दिया तो हवेली की रौनकें एकदम बढ़ गई थी। बाबा साहब खुद को बहुत तरोताज़ा और जवान महसूस कर रहे थे। अगले दिन शाहजेब साहब भी आ गए थे। बाकी अहले खाना तो पहले ही जमा पहुंच चुके थे। दोनों फूफियाँ, उनके बच्चे, चचा, दीगर रिश्तेदार, एक लंबा चौड़ा ख़ानदान था। राबिया को मायूं बिठा दिया गया था। वो अपने कमरे में महदूद होकर रह गई थी। बाकी घर वालों से माँ सिवाय ख़वातीन के उसका सख्त पर्दा था। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन था, एक दिन गैप और उससे अगले दिन बारात थी। हादिया बतौर ख़ास हवेली आई हुई थी। उनकी तरफ से साजदा और उनके अलावा बाकी सब मेहंदी के फंक्शन के लिए आए थे। मैंने शहवार की शादी का फंक्शन मिस कर दिया था, लेकिन राबिया की शादी तो ज़रूर अटेंड करनी थी। वो लाइबा की तबीयत के बारे में पूछने पर हंसकर बताने लगी थी। शहवार की शादी की तरह इस बार भी मेहंदी का इंतज़ाम हॉल कमरे में किया गया था। साजिदा भाभी राबिया को सजाने संवारने में पेश थी। शहवार की शादी में सभी ने बहुत इंजॉय किया था। तुम्हें याद होगा रुशाने के जब शहवार का निकाह था और हम सब हॉल में बैठी मेहंदी लगा रही थी। शहवार का ऑर्डर था कि कोई भी लड़का इधर नहीं आएगा, लेकिन सब लड़कों ने एकदम हुला बोल दिया था और फिर बड़े मुश्किल से निकाल कर ला पाई थी हम, बड़ी मुश्किल से। शाइस्ता राबिया को मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार करते करते उसे माजी के वाक़यात भी सुना रही थी। हाय, इसका मतलब है यहाँ दुल्हन को बहुत तंग किया जाता है। राबिया वाकई अंदर से खौफज़दा हो गई थी। शहवार की शादी वो देख चुकी थी, लेकिन निकाह अटेंड नहीं किया था। तुम देखना ज़रा बाहर लड़कों ने कैसे भंगड़े का इंतज़ाम किया है। अब्बास भाई की शादी पर तो सभी दिल के अरमान निकालेंगे, देखना ज़रा। लाइबा ने भी लुकमा दिया। खाने के बाद बाहर ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो सभी एकदम पुरजोश हो गए थे। सभी लड़के बाहर हवेली के सामने इकट्ठे हो गए थे। लड़कियां अंदर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। शहवार ने इस मौका के लिए जर्द और सब्ज़ रंग के इम्तजाज वाली हल्के फुल्के काम वाली साड़ी बनवाई थी। वो साड़ी पहनकर उसकी फाल दुरुस्त कर रही थी। जब मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुआ था, शाइस्ता भाभी से मेकअप उसने पहले ही करवा लिया था। शहर से चंद ब्यूटिशियंस लड़कियां आई हुई थी। दिन में उसने मेहंदी लगवाई थी। वो उस वक्त 16 संघार किए क़यामत ढा रही थी। मुस्तफ़ा तो एक पल को उसे देखकर साकित रह गया था। हमेशा सादा सोलिया में रहने वाली शहवार उस वक्त गज़ब ढा रही थी। माशाल्लाह, आज तो रंग ढंग ही निराले हैं, मुस्तफ़ा ने करीब आते मबहूत से अंदाज में कहा तो शहवार झीम पी। अब ऐसी भी बात नहीं, उसने मुस्तफ़ा के तेवर देखते टालना चाहा। ये ज़रा आईने में देखकर बताओ, ज़रा ये तुम ही हो या तुम सा कोई और है? उसे कंधों से पकड़कर आईने के सामने करते मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार कंफ्यूज हो गई। यार, इस वक्त तुम तो वो लग रही हो जिसे शायर देखकर कहते हैं, हुस्न को चांद, जवानी को कवल कहते हैं, तेरी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, आई समझ, वक्त कम है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। शहवार ने मुस्कुराहट जब्त करते संजीदा होते कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया। पुलिस वाला मैं हूँ, थानेदारनी तुम बन रही हो, ज़रा इधर आओ तो सही, बगौर देख तो लूँ। हाथ थाम कर करीब करना चाहा तो शहवार हंसकर पीछे हुई। आज आपको क्या हो गया है? मुस्तफ़ा के तेवर अजीब से थे। उसने पहलू बचाते कहा तो मुस्तफ़ा ने उसे खुद के करीब करते उसकी पुश्त पर बिखरे बालों में उंगलियां फेरते बड़ी मखमूर निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। शहवार हंसती थी। दोनों हाथ मुस्तफ़ा के सीने पर रखकर पीछे हटी। आपके कपड़े मैंने वॉशरूम में लटका दिए, मुझे राबिया को भी देखना है, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। राबिया बहुत कंफ्यूज हो रही थी। क्या है यार? शहवार के यूं पहलू बजाने पर मुस्तफ़ा बदमज़ा हुआ था। शहवार हंसती थी। पुलिस अफसर साहब को अव्वल तो रोमांस के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो भी बेवक्त। मुझे सभी बुलाने आ चुकी हैं, बस कमरे से निकलने ही वाली थी। वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने लगी थी। उसने हल्की सी हील पहन रखी थी। बाल एक कैचर में जकड़ कर पुश्त पर खुले छोड़ दिए थे। उसने बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इस्तेमाल नहीं की थी, बस हल्के फुल्के अंदाज में बहुत डिसेंट लग रही थी। ओके, मुस्तफ़ा वॉशरूम में घुस गया। वो तैयार थी। बाहर आई तो तकरीबन सभी तैयार थी। वो राबिया के कमरे में आई। वहाँ काफ़ी रौनक थी। वो जर्द लिबास में बहुत हल्की सी लिपस्टिक और फूलों की ज्वेलरी सजाए बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, अब्बास भाई तो गए आज काम से। बहन के पास जाकर उसे बगौर देखते उसने सराहा था। राबिया मज़ीद झिमपी थी।
यार ये भी तुम्हारी ही बहन है, कह रही है कि सबके सामने नहीं जाएगी। लाइबा ने शहवार को बताया तो उसने राबिया को देखा, वो वाकई बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अरे कुछ नहीं होता, हम सब आपके पास होंगी, डोंट वरी। लेकिन मैं इस किस्म के फंक्शंस की आदी नहीं हूँ। यहाँ कोई भी लड़की आदी नहीं होती, हर कोई अपनी शादी पर पहला पहला तजुर्बा करती है। शाइस्ता भाभी ने लुकमा दिया। लड़के सभी तैयार हो गए, वो अब अंदर आना चाह रहे हैं। रिमशा ने आकर इतला दी, हमारी दुल्हन भी तैयार है। पहले वो लोग अब्बास भाई को हॉल में ले जाएंगे, फिर हम लोग राबिया को लेकर आएंगे। शाइस्ता ने प्रोग्राम बनाया। तभी आयशा और सबा भी वहीं आ गई थी। माशाल्लाह, आज तो अब्बास भाई की सज धज देखने वाली है, सबा ने बताया। हमारी दुल्हन भी किसी से कम नहीं, शहवार ने कहा तो सभी हंसती थी। वाकई ये तो सूरज चांद की जोड़ी बन गई, आयशा ने भी कहा। कुछ देर बाद उन सबको दुल्हन को बाहर ले जाने का अंदिया मिला तो सभी कंफ्यूज सी राबिया के इर्द गिर्द हो गई थी। सभी के झुरमट में वो हॉल कमरे में लाई गई थी। हॉल कमरे में मर्दों में सिर्फ ख़ानदान के ही लड़के थे, जबकि ख़वातीन खासी तादाद में थी। उसे लाकर अब्बास के पहलू में सोफे पर बिठा दिया गया था। रस्म का आगाज़ मेहरुनिसा बेगम और दूसरी तरफ लाला रुख ने किया था। मेहंदी की रस्म बड़ों की मौजूदगी के सबब संजीदगी से सरअंजाम पाई थी। बड़े मेहंदी लगाकर चले गए तो यंग जनरेशन को एकदम छूट मिली थी। सभी लड़कियां ढोलक लेकर अब्बास और राबिया के सामने कलीन पर आ बैठी थी। अब्बास भाई, आपकी आज़ादी की आखिरी रात होगी। कल के बाद परसों आपको राबिया भाभी की कैद में दे दिया जाएगा, सो आज दिल खोल कर इंजॉय कर लो, सारिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो वहाँ का माहौल एकदम ज़ाफ़रान बन गया। तुम्हें क्या पता, अब्बास भाई तो इस कैद पर भी जी जान से फिदा होने को तैयार है। बाहर बाकायदा भंगड़ा डाल कर आए हैं। आफाक ने भी तो रिकॉर्ड लगाया था। अब्बास झिम गया। जानबूझकर घसीट रहे थे। तुम इसको भंगड़ा कब कहते हैं? हमने सोचा कि बाद में राबिया भाभी के इशारों पर तो नाचना है, हमारे सामने भी नाच ले। सभी लड़कियां हंसती थी। बैकग्राउंड में आई मेहंदी की ये रात, लाई खुशियों की बारात का रिकॉर्ड बज रहा था। वैसे अब्बास भाई और मुस्तफ़ा दोनों ही बहुत लकी हैं, ख़ानदान की सबसे ख़ास लड़कियां इनका मुकद्दर बनी है, ज़ुबैर भाई ने भी सराहा। चलो भाई, इस बार लड़कों को भी भरपूर मौका मिलना है। जितना भी फॉर्म में आना चाहते हैं आ जाए, फिर कोई ना कहे कि हमने शादी में अपने अरमान पूरे नहीं किए। आयशा ने आवाज़ लगाई तो सभी लड़के एकदम पुरजोश हो गए थे। सबसे पहले तो दुल्हन के चेहरे की रौनमाई करवाई जाए। मुस्तफ़ा जो अब्बास के साथ ही बैठा हुआ था, उसने कहा, ना भाई, रुखसती तक तो अब ये चेहरा पर्दे में ही रहेगा। राबिया जो लंबे से घूंघट की ओट में थी, वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो रही थी, जबकि उन सब की कुछ शरारत सूझ रही थी। मुस्तफ़ा अपने निकाह वाला बदला लेना चाह रहा है ना मुस्तफ़ा? किसी कज़न ने कहा तो सभी हंस दिए। बदला कैसा? भाई, हमारे दूल्हे के भी कुछ अरमान हैं। मुस्तफ़ा ने भाई का दफ़ा किया। लेकिन हम तो रुखसती तक अपनी दुल्हन का चेहरा किसी को भी नहीं दिखाने वाले, शहवार ने फ़ौरन कहा। माइंड इट, आप मोहतरमा लड़के वालों की तरफ से हैं, सजाद ने भी धावा बोला। लेकिन मैं तो लड़की की बहन पहले हूँ, बाकी सब बाद में। अब्बास भाई, याद रखे परसों इन मोहतरमा को नेक लेने वालों की लिस्ट से खारिज कर देना है। आफाक ने भी शरारत की थी। ये भी याद रखे, कल लड़की वालों की तरफ से मुझसे ही सामना होगा। लंबी चौड़ी डील के बाद भी दुल्हन नहीं देंगे हम। शहवार ने भी डराना चाहा था। सभी हंस दिए थे। वहाँ एक हंगामा था, कहके थे, खुशियाँ थी। एक अरसा बाद बाबा साहब की हवेली में ज़िंदगी अपने जौबन पर थी। तभी सबकी पुरजोश फरमाइश पर जाहिद भाई और मुख्तलिफ लड़कियों ने खूबसूरत सा भंगड़ा पेश किया था। एक मेरा रंग गुलाबी तो नैन नशीले मेरे, ओ मेरी अख ने शरारत की थी कि शहर विच रोला पै गया। शाउट अच्छा था। लड़कों ने मुस्तफ़ा और सजाद को भी घसीट लिया था और फिर इसके बाद लड़कों ने वो करतब पेश किए कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। हू हा की आवाज़ों से हवेली के दरो दीवार गूंजने लगे। शाहजेब साहब ने ही आखिर वक्त गुजरने का एहसास दिलाते ये महफिल बर्खास्त करवाई थी। अना की शहवार को कॉल आई थी। उसने रात की तकरीब के बारे में बताया तो उसने संजीदगी से सुना तो वो खासी अफसुर्दा और मुज़महिल सी लग रही थी। शहवार के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कॉल बंद हुई तो वो अफसुर्दा सी बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा कमरे में आया तो वो कपड़े गोद में लिए उदासी का मुजस्मा बनी हुई थी। क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने गहरा सांस लेते मुस्तफ़ा को देखा। कुछ नहीं। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ की तरफ देखा, उसमें मोबाइल था। किसकी कॉल थी? अना की। वो बिस्तर पर दराज हो गया। अब क्या हुआ? खैरियत? अना के साथ ये सब मिलकर जो कर रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा। एक लड़की ज़ात के जज्बात और एहसासात पर इतना बोझ मत डालें कि बाद में पछताना पड़े।
क्यों, क्या कह दिया उसने? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। वलीद भाई बहुत ज़्यादती कर रहे हैं उसके साथ। आपने मुझे पाबंद ना कर दिया होता तो मैं ज़रूर अना के पास जाकर उससे बात करती, ये सब ना होने देती जो अब हो रहा है। भाई हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे भाई की ज़िद है। वैसे भी शादी दिलों के मामलात होते हैं। अब उसे जो मुनासिब लगा वो कर रहा है, क्या कर सकते हैं। मुस्तफ़ा ने फिर हरी झंडी दिखाई। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं सच कह रही हूँ, अगर अना को ज़्यादा परेशान किया गया तो मैं फिर किसी भी वादे का लिहाज नहीं करूँगी। और रह गए वलीद भाई, उनको तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी। मुस्तफ़ा हंसा। भाई ये तो तुम्हारा और तुम्हारे भाई का मामला है, जो मर्ज़ी करो। शवार ने उसे गुस्से से देखा। हर वक्त आपके साथ सर जोड़े रखते हैं, आप उनसे कम तो नहीं। भाई मेरी प्यारी सी बेगम मुझ नातमा पर इतना नज़ला क्यों गिरा रही हैं? मुस्तफ़ा ने हाथ थामना चाहा तो उसने गुस्से से हाथ झटक दिया। आप उनको समझा सकते थे, ना कि उनकी बेवकूफ़ी में उनका साथ देते। एक दफ़ा हालात ठीक हो जाएं, फिर देखूंगी आपको भी और उनको भी। वो गुस्से से कहकर बिस्तर से खड़ी हो गई। ओके देख लेना, लेकिन इस वक्त तो कुछ देर बैठो। मुस्तफ़ा ने उसे जाने के लिए कदम बढ़ाते देखा तो कहा। अम्मी ने बुलवाया, उनकी बात सुन लूँ तो आती हूँ। वो कपड़े एक तरफ पर रखते कहकर पलटी। अच्छा एक कप चाय बनवा कर भिजवा दो, कुछ देर सोऊंगा, फिर उठा देना। शवार सर हिलाकर चली गई। मुस्तफ़ा ने उसे मुस्कुराकर जाते देखा और फिर वलीद के मुतवक्को हशर का सोचते हंस दिया था। आज राबिया की बारात थी। अना साजदा के साथ घर में ही रुक गई थी। खाला भी तो घर पर थी। अना का वक्त अच्छा गुजर रहा था। रोशी भी पल पल की रिपोर्ट दे रही थी। वो अच्छी खासी तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप करती जा रही थी। अना फंक्शन में ना होने के बावजूद हर पल से आगाह हो रही थी। ऐसे में वलीद के मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ पोज देखकर उसका दिल डूबा। वलीद अपनी शानदार वजाहत के साथ सारी महफिल में नुमाया था। वलीद की तस्वीर को देखते अना के अंदर शदीद उखाड़ पछाड़ शुरू हुई तो वो कमरे में बंद होकर शिद्दत से रोई थी। वो दुआओं पर यकीन रखती थी, लेकिन उसने जितनी भी दुआएं मांगी थी वो सब रद्द कर दी गई थी। शायद वरना वलीद तो उसकी तलब था, उसके दिल की अव्वलीन ख्वाहिश, शदीद तमन्ना। उसने तो होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द यही नाम सुना था, और जब देखा था वो दिल हार गई थी। फिर चरागों में रोशनी न रही कि मसादिक उसने दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली थी। वो अपनी मोहब्बत में जुनूनी थी, बहुत शिद्दत पसंद थी, शक्की थी, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि वलीद उससे छिन जाए। काश वो वक्त का पहिया उल्टा सकती। वो न जाने कब तक रोती रही थी कि अचानक मोबाइल बजने लगा तो चौंकी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, अननोन नंबर था। उसने अपना चेहरा साफ किया और कॉल पिक की। हेलो। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। अना बात कर रही है? अजनबी मर्दाना आवाज़ थी। बोल जी, आप कौन? उस अजनबी आवाज़ पर वो कुछ भी ना समझ पाई। हमाद बात कर रहा हूँ। अना को लगा कि जैसे उसका सारा वजूद एकदम साकित हो गया। हेलो। उसकी तरफ से खामोशी पर उसने पुकारा तो अना ने खुद को संभाल लिया। जी बोल रही हूँ। वो जब से पाकिस्तान लौटा था ये पहली कॉल थी, लेकिन हमाद का नंबर तो और था जो पाकिस्तान से जाने से पहले वो इस्तेमाल किया करता था। लेकिन ये नंबर, मुझे पता चला आप इस शादी से नाखुश हैं। जी। अना एकदम खौफजदा हुई। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपको पसंद करता था, लेकिन आपको किसी ने भी ये हक नहीं दिया था कि आप मेरे जज्बात से खेलती। मैं बहुत फेयर होकर आपकी तरफ बढ़ा था, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आप वलीद से मोहब्बत करती थी तो बताया होता, मैं खुद अपने वालिदैन को इनकार कर देता। दूसरी तरफ तो वो जैसे एकदम स्टार्ट हुआ और फिर सब कहता चला गया था। देखिए अमाद, ऐसी कोई बात नहीं, वो सब एक तरफा था। मैं तो अब, अना ने कुछ कहना चाहता, हालात को काबू करना चाहता। झूठ मत बोले, मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूर हो गया हूँ ये शादी करने के लिए। मैं तो बहुत खुश था, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि एक धोखेबाज लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। दूसरी तरफ तो जैसे वो कुछ सुनने पर तैयार ही ना था। अना तो जो पहले ही हालातों वाक़यात को लेकर हज़रत डिस्टर्ब थी, एकदम फटी थी। अजीब इंसान है आप, पहले मेरी बात तो सुन लें। क्या सुनूं? आपके झूठ पर मबनी डायलॉग्स। शट अप। अना का दिमाग घूम गया। जो जी में आता है समझते फिरें। माई फुट, मैं अभी आज़ाद हूँ, आपकी पाबंद नहीं हूँ कि आपको तावीलें देती फिरूँ। गुस्से से कहकर उसने झट से कॉल बंद की और फिर सर दोनों हाथों से थाम लिया। माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसका दिमाग फटने लगा था। तभी फिर मोबाइल बजा था, वही नंबर था। उसने लव से कॉल पिक की थी। सुनिए अना साहिबा, इंसान में इतनी हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए कि सच का मुकाबला कर सके। आपने मुझे धोखा दिया है और आपने मेरे साथ कतई अच्छा नहीं किया। काश काश इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बकवास करता, अना ने फिर कॉल काट दी थी। उसके दिमाग का टेम्परेचर एकदम हाई हुआ था। वो उठकर अंधेरे कमरे में टहलने लग गई। अभी वो टहल रही थी कि एक बार फिर मोबाइल बजा। उसने देखा वही नंबर था। अना ने गुस्से से मोबाइल को घुरा था।
कॉल बेल बज-बजकर खामोश हो गई थी। अभी वो खिड़की के पास आकर रुकी थी कि बेल फिर बजी थी। अना ने बहुत गुस्से से मोबाइल को देखे बिना आगे बढ़कर मोबाइल उठाकर यस का बटन दबाकर मोबाइल कान से लगा लिया था। मिस्टर हमाद, तुम जो समझते हो समझते रहो। हाँ, मैं हूँ धोखेबाज लड़की। क्या कर लोगे तुम? मुझसे शादी से इनकार करोगे तो जाओ करो इनकार। रह गया वलीद, उसकी मेरी ज़िंदगी में जो भी हैसियत थी, मैं उसके बारे में तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की पाबंद नहीं हूँ। मेरी तरफ से तुम सब जाओ बाहर में। माई फुट, बहुत गुस्से से कहकर उसने मोबाइल कान से हटाकर ऑफ का बटन क्लिक करना चाहा तो ठटक गई। टच स्क्रीन पर झलमलाते नाम ने एकदम उसके आवाज़ सल्ब किए थे। वलीद, उसने ज़ेरे लब दोहराया और डरते डरते मोबाइल कान से लगाया था। हेलो अना, हेलो अना, सुन रही हो अना? वो बिलाशुबा वलीद ही था। अना को लगा वो मनो के हिसाब से शर्मिंदगी के भारी बोझ तले दब गई हो। अना, मैं वलीद बोल रहा हूँ, सुन रही हो ना? और अना का बस नहीं चल रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। उसने कॉल काट दी थी, ना सिर्फ कॉल काटी थी बल्कि मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। वो जो कर चुकी थी वो बहुत ज़्यादा था, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को एकदम शूट कर दे, लेकिन उसके इख्तियार में कुछ भी ना था सिवाय रोने धोने के, और वो ये काम खुश उसलूबी से कर सकती थी। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया था और तकिए में मुँह छुपाकर वो एक बार फिर शिद्दत से रो दी थी। क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने वलीद के कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटा था। मुस्तफ़ा को देखकर मुस्कुराया। कुछ नहीं, दोस्त को कॉल कर रहा था, मगर नंबर बन जा रहा है, मुस्कुरा कर कहते मोबाइल पॉकेट में डाला। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? मुस्तफ़ा ने उसे उसी तरह सुबह वाले लिबास में देखकर पूछा, जबकि वो अच्छी तरह ड्रेस अप था। आज अब्बास की बारात और रुखसती थी। उसके बाद अना की शादी के बाद सबका वलीमे का फंक्शन एक साथ था। बाबा साहब ने मुस्तफ़ा को बतौर ख़ास बुलवाकर बताया था कि उसका वलीमा भी साथ होगा। वो वलीमा जो उसके साथ अचानक पेश आ जाने वाले हादसे के सबब कैंसिल हो गया था और फिर बाद में पेंडिंग होता चला गया था। वलीमा शहर में होना था ताकि वो तमाम अहबाब जो गाँव नहीं आ सकते वो शहर के फंक्शन में शिरकत ज़रूर कर सकें। बस तैयार होने ही जा रहा था। वली ने अजलत से कहा, अच्छा बात सुनो। दोनों साथ चलते रुके थे। मुस्तफ़ा का अंदाज़ पुरसोच था। शवार बहुत नाराज़ हो रही थी। क्यों? वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुस्तफ़ा ने तादीबी अंदाज में देखा तो वलीद मुस्कुराया। सुबह उसने अना को कॉल की थी। वैसे तो उसका हर वक्त अना से राब्ता है, लेकिन मुझसे कई बार उलझ चुकी है। कह रही थी कि मैं तुम्हें समझाऊं, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। अना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रही है, ये ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। वलीद ने संजीदगी से सुना और मुस्कुरा दिया। डोंट वरी, वो जितनी भी इमोशनल हो जाए कुछ गलत नहीं करेगी। मुस्तफ़ा ने घूरा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, आखिरकार वो एक लड़की है, आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती है। वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही सज़ा झेल चुकी है, अब ये सब उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, तुम्हारा क्या ख्याल है, अब क्या किया जाए? वली ने बज़ाहिर संजीदगी लेकिन तंज़िया अंदाज में पूछा। तुम्हें अना से एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। एक्सक्यूज़ तो अब उससे सिर्फ एक बार ही होगा, इससे पहले तो कतई नहीं। मुस्तफ़ा ने देखा वो संजीदा था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर शवार ने इस दौरान ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो फिर मुझे सज़ा मत देना, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा। और हाँ, चाचा जान बुला रहे थे तुम्हें। कब? कुछ देर पहले तैयार होकर बाबा साहब के साथ पंडाल, जिस जगह बारात के लिए बैठने का इंतज़ाम था, की तरफ जा रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हें भी लेकर उसी तरफ आ जाओ। मैं चेंज करके उधर ही जाने वाला था। तुम चलो, मैं भी आता हूँ, वो कहकर तेज़ी से उस कमरे की तरफ चल दिया जहाँ आजकल उसका इंतकाम था। बारात का इंतज़ाम बहुत अच्छे अंदाज में किया गया था। शहर से इवेंट ऑर्गेनाइज़र को बुलाया गया था। ज़रा भी फील नहीं हो रहा था कि एक गांव में शादी हो रही है। बहुत अच्छा सेटअप था सारा। ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलग-अलग बैठने के इंतज़ामात थे। अब्बास दूल्हा बनकर बहुत जच रहा था। फाक शहबालात बना था। बारात 3 बजे पहुंची थी। निकाह और खाने के बाद गांव के रस्म व रवाज के मुताबिक सलामी, तहाइफ और मुख्तलिफ रसूमात का सिलसिला चलता रहा था। शाम के बाद तक रुखसती का अमल सर अंजाम दिया गया था। लाला रूह, जो सारी उम्र औलाद के लिए तरसती रही थी, बेटी की रुखसती के वक्त फूट फूट कर रो दी थी। सुरैया बेगम, जिन्होंने हमेशा माँ बनकर राबिया को पाला था, वो भी गमज़दा थी। सोहेल और वलीद भाई बनकर बहन को गाड़ी तक लाए थे, और फिजान साहब, जो सारी उम्र राबिया के साथ गुजारने के बावजूद कभी उसे बाप की तरह प्यार न कर सके थे, न माँ के लिए बेटी को रुखसत होते देख रहे थे। बाबा साहब भी दुखी थे, लेकिन गमज़दा बेटे को सीने से लगाकर उन्होंने तसल्ली दी। फिजान साहब को लगा कि आबला पाई का सफ़र जैसे आज मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। बाप के सीने से लगकर वो एकदम पुरसुकून हो गए थे।
राबिया का बड़े पुरजोश अंदाज में खैर मुकद्दम किया गया था। शहबार और बाकी सभी लोग बारात के साथ ही वापस आ गए थे और घर आकर शहबार अब दूल्हा वालों की पार्टी का मेंबर बन चुकी थी। सब कह रहे थे कि ये फाउल है, लेकिन वो मानने को तैयार ही ना थी। मुस्तफ़ा उसे यूँ मुकम्मल तौर पूरे एतमाद के साथ ज़िंदगी के रंग कशीदते, हंसते मुस्कुराते और खुशी से भरपूर कह के लगाते देखकर एकदम मुतमईन सा हो गया था। उसने शहबार के मिजाज के बहुत से रंग देखे थे, जिसमें सबसे गहरा रंग अफसुर्दगी, गम और नाउमीदी का था। लेकिन अब जो शहवार थी वो पुरएतमाद थी, बहुत पुरजोश, हाजिर जवाब और खुशियों के लम्हात को एंजॉय करने वाली। मुस्तफ़ा कदम कदम पर उसके साथ दे रहा था और यही एतमाद और मोहब्बत का एहसास शहवार के अंग अंग से झलक रहा था। उसे बहुत खूबसूरत, बावकार और मोतबर बना रहा था। राबिया के मुख्तलिफ रस्मों से गुजार कर लाउंज में लाकर बिठा दिया गया था। सब ने खूब हंगामा मचा रखा था। बड़ों को एक तरफ बिठा दिया गया और सब मैदान में कूद पड़े। दूल्हा दुल्हन को खूब सताया जा रहा था। सच सच बताएं अब्बास भाई, कैसा फील कर रहे हैं? आयशा सबसे आगे थी, बिल्कुल वैसा जैसा बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का जानवर फील करता है। सोहेल ने जुमला पास किया तो सब लड़कों ने हो हा मचा दी थी। तुम सब बहुत बदतमीज़ हो, खबरदार अब किसी ने मदाखलत की तो, आयशा ने वार्न किया। सुन ले आफाक भाई, आयशा भाभी आपको बदतमीज़ कह रही हैं। अदील ने भी जमालू का किरदार अदा किया था। जवाबन आयशा ने खींचकर थप्पड़ उसके कंधे पर दे मारा था, जिसके बाद वो ऊधम मचा रहा था। चले अब्बास भाई, मेरे सवाल का जवाब दे। बहुत अच्छा, अब्बास ने अपने पहलू में बैठे वजूद को देखकर कहा तो लड़कों ने विस्लिंग करके बहुत फिर शोर मचाया। तौबा, ये लड़के तो मारिया और रिमशा का हंस हंस कर बुरा हाल था सर करके लाए हैं, वो भी डंके की चोट पर। खुश क्यों ना हो, दिल की मुराद भर आई है। लाइबा ने भी जुमला कसा था। राबिया कंफ्यूज हो चुकी थी। शहवार और शाइस्ता उसे बराबर तसल्लियाँ दे रही थी। अच्छा, हम सबके नेक निकाले, इतनी अच्छी प्यारी सी दुल्हन आपके हवाले कर रहे हैं, कुछ शक तो हमारा भी बनता है। सवा भाई का घुटना पकड़ कर बैठ गई। यार, इतने दिनों से तुम लोगों ने नेक के नाम पर मेरी जेबें खाली करवा दी, अब किस किस्म का नेक बाकी रह गया? अब्बास ने दुहाई दी। ये रस्म होती है, वो तो देना ही होगा। आयशा भी साथ बोली। लो जी, ये नेक ना हुआ जग्गा टैक्स हो गया। ज़्यादा बढ़के मत मारे, नेक तो देना ही होगा। लाइबा भी साथ आ बैठी। अच्छा, ऐसा है कि उधार कर लेते, इतना लंबा सफ़र करके आए, सभी थके हुए हैं, कल बात करेंगे। अब्बास भी उनको सता रहा था। उन सब ने शोर मचा दिया तो महरुनिसा बेगम को खुद मैदान में कूदना पड़ा था। उन्होंने सबको नेक दिया, बहनों, भाभीियों, कज़न, सबको। तब कहीं जाकर उन सब ने महफिल बर्खास्त की थी। राबिया को शहवार और लाइबा अब्बास के सजे सजाए कमरे में ले आई थी। राबिया बहुत ही कंफ्यूज थी। डोंट वरी अब्बास भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस और हमदर्द, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। शहवार ने तसल्ली दी तो राबिया की हथेलियाँ भीगने लगी थी। वो लोग लेट घर पहुंचे थे। पहले मुस्तफ़ा की तरफ गए थे, कुछ देर वहाँ रुके, फिर घर लौट आए थे। रोशी तो बहुत थकी हुई थी, वो आते ही कमरे में चली गई थी। अफशा और ज़िया साहब भी अपने कमरे में चले गए थे। वकार साहब और एहसन भी सोने चल दिए थे। साजिदा ने बताया था कि अना अपने कमरे में सो रही है। वो सारा दिन कमरे में बंद रही थी, दोपहर और रात का खाना भी नहीं खाया था। सबोही बेगम उसके कमरे की तरफ चली आई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, कमरा बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ था। उन्होंने लाइट्स ऑन की तो वना मुंह के बल बिस्तर पर दराज थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर के नीचे तकिया रखना चाहा तो उन्होंने महसूस किया कि अना का जिस्म गर्म है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, नब्ज़ चेक की तो पता चला कि वो तो शदीद किस्म के बुखार के ज़ेरे असर थी। अना, उन्होंने पुकारा तो अना ने ज़रा आंखें खोलकर उन्हें देखा और फिर पलकें मोल ली थी। आप लोग आ गए? कराहती आवाज़ थी। हाँ, अभी लौटे हैं। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हें इतना शदीद टेम्परेचर है, कॉल कर देती, हम जल्दी घर आ जाते। मैं ठीक हूँ मामा, वो बामुश्किल बोली थी। सबोही बेगम को महसूस हुआ कि बुखार के साथ साथ वो शदीद नकाहत से भी दो चार है। खाक ठीक हो, इतना तेज़ बुखार है। साजिदा बता रही थी कि कुछ खाया पिया भी नहीं। बेटा, हम घर पर नहीं थे, कम अज़ कम तुम कॉल कर देती या डॉक्टर के पास साजिदा के साथ चली जाती। अब इस कदर टेम्परेचर है, न जाने कब से इस हालत में हो। वो फिक्रमंदी से उसको सीधा करके मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर खड़ी हो गई थी। उन्होंने किचन में आकर अना के लिए चाय बनाई थी, बिस्किट और मेडिसिन लेकर उसके पास आ गई थी। अना को ज़बरदस्ती चाय और बिस्किट देकर मेडिसिन खिलाई थी। मेडिसिन खाकर वो गनूदगी में चली गई थी। वो कमरे में जाने के बजाय अना के सरहाने बैठकर उसका सर दबाने लग गई थी। बेटी कुछ दिन में पराई होने वाली थी। अना को देखते उनका दिल भर आया तो उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी और उसके सुख और खुशियों के लिए ढेर सारी दुआ की थी। अब्बास कमरे में दाखिल हुआ तो राबिया बहुत रिजर्व
अंदाज में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास ने सलाम किया तो राबिया ने महज सर हिलाया था। उसका दुपट्टा इस अंदाज में सेट था कि एक तरह से हल्के से घूंघट का गुमान होता था। उन सब लोगों ने अब्बास को सताने के लिए घर लाकर भी अब्बास को उसका चेहरा देखने नहीं दिया था, बल्कि एक बड़ी सी चादर में छुपाए रखा था, और वो बड़ी सी चादर कमरे में आकर उतरी थी। कुछ देर बाद अब्बास राबिया के सामने बिस्तर पर बैठा था तो राबिया के पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। सुना है बहुत खूबसूरत लग रही थी आप, अब्बास ने कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर घूंघट उल्ट दिया था। राबिया एकदम सर झुका गई थी और अब्बास मबहूत सा बैठा। राबिया के खूबसूरत नैन नकुश को इस कदर खूबसूरती और मशाकी से सजा सबरा देखकर साकित हो गया था। ये वो लड़की थी जिससे पहली मुलाकात लड़ते झगड़ते हुई थी। बड़ी सी चादर ओढ़े उसके ऑफिस में काम करने वाली ये राबिया ना सिर्फ कज़न थी, बल्कि अब बीवी की हैसियत से उनके बेडरूम में थी। अब्बास ने बहुत नरमी से उसका गुदाज हाथ थामा तो इल्म हुआ कि दूसरी तरफ वो घबराहट का शिकार थी। अब्बास मुस्कुरा दिया। खुश हैं? अब्बास ने पूछा तो मुख्तलिफ रंगों से सजी आंखें थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब्बास को देखा था। चेहरे पर रंगों का नुमायां अक्स नज़र आ रहा था। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जानती हैं राबिया, आप मेरे लिए इस गोहरे नायाब की तरह हैं, जो अगर मुझे ना मिलता तो मुझे अपनी ज़िंदगी नामुकम्मल सी लगती। अब्बास की अंग अंग से खुशी की किरणें फूट रही थी। मोहब्बत दुनिया का बहुत बड़ा सच है और ये मोहब्बत मुझे आपकी ज़ात से हुई है। मैं दावा करता हूँ, ना लंबे चौड़े वादे करता हूँ, लेकिन यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, अब्बास ने कहा तो राबिया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैली थी। कुछ कहेंगी नहीं? हाथ को नरमी से दबाकर पूछा तो वो झिम पी। क्या कोई अच्छी सी बात? आपने तो कह दी, लेकिन अब आपकी बारी है, वो मुस्कुराए। मैं कोशिश करूँगी कि इस यकीन को कायम रखने में आप हमेशा आपका साथ दूँ। मुख्तसर सा जुमला था, लेकिन ये जुमला अब्बास के लिए बहुत ख़ास था। अब्बास ने बहुत मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थामकर गर्मजोशी से दबाए थे। इजाज़त है ना? अब्बास ने पॉकेट में से एक मखमली केस निकालकर उसमें से एक खूबसूरत सा लॉकेट और चेन निकालकर राबिया को देखा और राबिया वो पलकों की चलमन गिरा गई थी। अना को शदीद बुखार था। शवार को इल्म हुआ तो वो मिलने आ गई थी। अना गुमसुम सी थी, उसकी चुप उसे बहुत फील हुई थी। घर वापस आकर उसने वलीद का नंबर डायल किया। आपने अना को कुछ कहा है? सलाम दुआ के बाद उसने पूछा तो दूसरी तरफ वलीद चौंका। क्या हुआ? अना को शदीद बुखार है। आज से पहले मैंने उससे इतना अफसुर्दा और नाउमीद नहीं देखा। मुझे यकीन है आपने ही कुछ कहा है। लो, तुम्हारी दोस्त को अगर छींक भी आ जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। ये अच्छी रही तुम्हारी, वो तो ऑल टाइम जज्बाती लड़की है, मुझे क्या पता उसे क्या हो गया है। दूसरी तरफ से वो भी खफा हुआ। तो फिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं उसे अच्छा भला छोड़ कर गई थी, वो शादी को लेकर पॉजिटिव भी हो गई थी, लेकिन अब आंटी बता रही थी कि वो बुखार की हालत में न जाने क्या कहती रही थी। वो ये शादी ही नहीं करना चाहती। वो आपसे भी नफरत करती है और अमाद से भी। आंटी बहुत परेशान है। मुझे क्या पता वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वलीद का वही अंदाज था। ओके, देखिए अब उसकी शादी के दिन करीब है, मुहतात रहिएगा। वो बहुत कंफ्यूज हो रही है। अगर उसने जज्बातियत में ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो फिर हमें या खुद को इल्ज़ाम मत दीजिएगा। शहवार ने कहकर कॉल बंद कर दी थी। वो अना के बारे में हकीकतन बहुत परेशान थी, खसूसन सबोही बेगम खुद भी परेशान थी और उन्होंने उससे अना की परेशानी की वजह पूछी तो उसने बज़ाहिर लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर अंदाज़ा हो रहा था कि कहीं ना कहीं वलीद का हाथ ज़रूर होगा। और अब वलीद से बात करने के बाद वो मज़ीद उलझ गई थी। अना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। ऐसे में उसे बुखार में बिस्तर पर दराज देखकर सभी खैर खैरियत पूछ रहे थे। कल उसकी मेहंदी थी और परसों बारात। वो अजीब सा मुजमहिल और सोगवार हुस्न लिए अपने बिस्तर पर दराज थी। लड़की सबकी शादी होती है, कोई तुम्हारी तरह जोग नहीं लेता। उठो, खाओ पियो, सब है, एंजॉय करो। शादी के ये दिन फिर नहीं आने वाले। उसकी सोगवारियत पर रोशानी ने उसे पंप करना चाहा था, लेकिन अना बगैर कोई रिस्पांस दिए लेटी रही थी। दोपहर के वक्त वलीद की कॉल आई तो वो कितनी देर तक मोबाइल को पकड़े साकित सी रही थी। हेलो। कॉल रिसीव करने पर कान से लगाकर भी वो खामोश रही तो दूसरी तरफ से वलीद ने कहा, हेलो अना। उसने फिर पुकारा तो अना ने एक गहरा सांस लिया। सुन रही हूँ। उसका अंदाज सपाट था। शुक्र है, खबर मिली है कि तुम शदीद बुखार में भनक रही हो। अब कैसी तबीयत है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। बेहतर हूँ, उसने उसी मखसूस संजीदा अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल, अब तो बेहतर हो जाना चाहिए। परसों तुम्हारी बारात है। वैसे अमाद से मेरी बात हुई थी, काफ़ी खुश लग रहा है। शादी की रस्मों को खूब इंजॉय कर रहा है। तुम भी इंजॉय करो यार। वलीद के अल्फाज पर अना को लगा कि जैसे उसका दिल झुलस कर राख हो गया। ये लो अम्मी,
लाला रुख बात करना चाहती, इनसे बात कर लो, वली ने कहकर मोबाइल लाला रुख को थमा दिया। कैसी हो अना बेटा? सलाम दुआ के बाद उन्होंने पूछा तो वो मुज़म्मिल से अंदाज में मुस्कुराई। ठीक हो आंटी, मुझे शहवार से इल्म हुआ था कि तुम्हें बुखार है, अपना ख्याल रखो बेटा, खुश रहो, हमें तो बहुत फ्रेश सी बहू चाहिए, उन्होंने लाड से कहा। अंदाज में अना के लिए बेपनाह मोहब्बत और चाहत थी। अना महज मुस्कुराई थी, तभी वलीद की आवाज़ गूंजी थी, अम्मी मुझे देख, ज़रूरी बात करनी है। और फिर मोबाइल वलीद के पास था। सुनो, तुम्हारे लिए हमाद साहब की तरफ से एक पैगाम है। वलीद के अल्फाज पर वो चुप रही थी। वो तुम्हें बार बार कॉल्स कर रहा है, तुम उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही। वो कह रहा था कि अगर मेरी तुमसे बात हो तो तुम्हें कह दो कि उसकी कॉल पिक करो। अना ने मोबाइल कान से हटाया और कॉल काटती थी। कभी ये आवाज़ उसे जीने का सबब लगती थी और अब उसने मोबाइल बंद करके एक तरफ डाल दिया था, उन लोगों की तरफ। मेहमानों की आमद हो चुकी थी। रात तक शहवार के घर वालों की तरफ से भी सभी लड़कियां और देकर लोग आ गए थे। फिर खूब रौनक लगी तो उसे भी बिस्तर छोड़कर उन सब के दरमियान बैठना पड़ा था। वो हमाद से शादी के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन जिस तरह उसने कॉल करके उसे वलीद का हवाला देते वो सब कहा था, उसके दिल से ख्वाहिशों ख्वाबों की खुशनुमा तितलियाँ फिर से उड़ गई थी। वो ना तो खुशकुन लम्हात का तसव्वुर कर सकती थी और ना ही अब सोचने के लिए कुछ बचा था। वलीद का किरदार खुलकर सामने आ गया था। वो महज उसकी हालत से हर्ज उठा रहा था। वो समझ चुकी थी कि वलीद चाहता है कि वो उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए और तवज्जो की भीख मांगे। लेकिन अब जो भी था, हमाद की इस कॉल के बाद उसने सोच लिया था कि अब जैसा भी है ये जुआ उसे खेलना है। वलीद के सामने उसे मज़ीद तमाशा नहीं बनना था। और हमाद के साथ शादी अब अपनी अना और वक़ार की जंग सारी ज़िंदगी लड़ना थी। ज़िंदगी रात बड़ी हंगामा खेज रही थी। दोनों तरफ मेहमान थे, ढोलक, गाने, हंसी मजाक। शहवार के घर वाले रात उधर ही रुक गए थे। अगले दिन मुतवक्को रस्म की तैयारी के लिए वो अपने घरों को सुधारी थी और अना ने भी दोबारा बिस्तर संभालने के बजाय खुद को बहाल करने का सोचते हालात के धारे पर बहने दिया था। अना अपना मोबाइल बंद करके अलमारी में रख चुकी थी। चेहरा पुप्पो की फैमिली गांव ज़ोरा पुप्पो की फैमिली गांव शिफ्ट हो चुकी थी और बकौल सभी के वहीं से बारात आई थी। सो शहवार की फैमिली सारी रस्में करने उनकी तरफ आ रहे थे। रात मेहंदी का फंक्शन था। रोशी के साथ वो पार्लर चली गई थी। वो सारा वक्त उसका पार्लर में गुजरा था। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, थोड़ी सी इजाफी मेहनत ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। शाम को वापसी हुई थी। मेहंदी पार्लर वाली ने लगा दी थी। ईशा के बाद रोशी उसके हाथ पाँव देखकर एकदम चीखी थी। उफ अना, तुम्हारे हाथों पर कितना ज़बरदस्त रंग आया, कितने प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ पाँव। वो तो एकदम लट्टू हो गई थी। अना मुज़म्मिल से अंदाज में महज मुस्कुराई थी। शहवार की फैमिली वाले मेहंदी लेकर आ रहे थे। रोशी के कहने पर उसने ज़ोरा पुप्पो की तरफ से भेजा गया लिबास और दीगर लवाजमात ज़ेब तन कर लिए थे। वो संजीदा अफसरदा थी, लेकिन इसके बावजूद उसके सोगवार हुस्न में दिल मोह लेने वाली कशिश थी। सभी सराह रहे थे। अब्बास और राबिया भी साथ आए थे। राबिया दुल्हनों वाले सरापे में अब्बास के साथ खूब जच रही थी। जो भी उनका कपल देखता खूब सराह रहा था। शहवार और राबिया रस्म में पेश थी। अना उन दोनों बहनों के खलूस और मोहब्बत पर दिल से मशकूर हुई थी। वो रात भी बहुत खुशगवार थी। अना को शहवार और राबिया ने हर वक्त उलझाए रखा था। उसे कुछ और सोचने ही ना दिया था। शहवार ने बताया था कि वो लोग सुबह गाँव के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर बारात के साथ सभी आएंगे। हंगामा और खुशियों से सजी वो रात गुजरी तो अगला दिन शुरू हुआ था। हर कोई मसरूफ़ था। वक़ार साहब, एहसन और ज़िया साहब मैरिज हॉल के इंतज़ामात में मसरूफ़ थे और ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। बारात की टाइमिंग 3-4 बजे की थी। 12 बजे के बाद एहसन उसे पार्लर छोड़ दिया था और वहीं से सीधे मैरिज हॉल जाना था। अना का मोबाइल मुसलसल बंद था। पार्लर से उसे ऐसा नहीं पिक किया था। वो मैरिज हॉल पहुंची तो अभी बारात नहीं आई थी। दुल्हन बनकर उस पर जो रूप और निखार आया था, हर देखने वाली निगाह मबहूत सी हो गई थी। जैसे ही सबोही बेगम ने उसे देखा, उनकी निगाह भर आई थी। चहेती बेटी आज हमेशा हमेशा के लिए पराई हो जाने वाली थी। अफशा और रोशानी भी अफसुर्दा सी थी, लेकिन अना के ख्याल से खुद को संभाले हुए थी। मगरिब से ज़रा पहले बारात की आमद का शोर उठा था। रोशी उसके पास आई थी। आओ बारात देखते हैं। उसने ब्राइडल रूम की खिड़की की तरफ इशारा किया। मुझे नहीं देखनी, उसका अंदाज कतई था। रोशानी को कुछ और लड़कियां बुलाकर ले गई थी, 1-2 लड़कियों के साथ। वो ब्राइडल रूम में अकेली थी। वो लड़कियां भी खिड़की से बाहर बारात देखने लगी थी। अरे ज़बरदस्त, दूल्हा कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है यार। सबोही बेगम की जान पहचान में से कुछ लड़कियां थी। ड्रेसिंग भी क्या कमाल की है।
बारात के साथ नज़र आने वाले सभी लड़के गुड लुकिंग है यार, वो आपस में बातें कर रही थी। ये कमेंट्स पास करते वो खिलखिलाकर हंस भी रही थी। सुना था बारात गांव से आई है, लेकिन ये तो कहीं से भी गांव से आई बारात नहीं लग रही। वो लड़कियां कमेंट्स पास कर रही थी और अना खामोशी से सर झुकाए उनको सुन रही थी। बारात की आमद बड़ी धूमधाम से हुई थी। शहवार उसे मिलने फ़ौरन पहुंची और फिर उसे देखकर साकित रह गई थी। माशाल्लाह, उसने बेख्तियार कहा। यार तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, इतनी हसीन तो मैं भी अपनी शादी पर नहीं लग रही थी। उसने एकदम फरते मोहब्बत से अना का रुखसार चूमा। रियली, तुम्हारा दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा है, वो कह रही थी। अना ने महज मुस्कुराने की कोशिश की थी। शहवार के अलावा बाकी लड़कियां भी वहीं जमा हो गई थी। वो कुछ देर वहीं बैठी थी और फिर हॉल में चली गई थी। निकाह का शोर बुलंद हुआ तो अना चौंकी। उसका दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। निकाह का रजिस्टर लेकर आने वालों में एहसन और ज़िया मामू थे। उन्होंने अना के सर पर हाथ रखा तो उसका सर खुद ब खुद झुक गया था। एहसन उसके सामने निकाह का रजिस्टर रखा था। उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे। सबोई बेगम भी वहीं आ गई थी। एहसन ने दस्तखत करने वाली जगह पर उंगली रखी थी। निकाह नामे की दूसरी साइड कवर थी और एहसन का हाथ दूल्हा के दस्तखत वाली जगह पर इस तरह फैला हुआ था कि वो कुछ देख ही नहीं सकी थी। ज़िया साहब ने उसे कलम थमाया था। अना के पास रोशी बैठ गई थी। दूसरी तरफ अफशा भी आ गई थी। कलम थामे बगैर किसी पर तवज्जो दिए वो कलम को घूर रही थी। अना बेटी दस्तखत करो ना। मामू का हाथ उसके सर पर मुसलसल था। उसके लब भींच कर आंखें बंद कर ली थी। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हारने जा रही थी। उसने गुमसुम अंदाज में दस्तखत कर दिए थे। अगले सफ़ात पर भी जहाँ जहाँ मामू कहते रहे उसने बिन देखे गुम अंदाज में दस्तखत देखे थे। जैसे ही दस्तखत हुए थे ज़िया साहब ने उसे सीने से लगा लिया तो वो रोना चाहती थी फूट फूट कर, दिल खोल कर, लेकिन आंसू थे कि निकल ही नहीं रहे थे। ज़िया मामू ने उसे चेक थमाया था। ये तुम्हारे हक महर की रकम है। एहसन भाई ने भी नम आंखों से बहन को साथ लगा लिया था। वो लोग वहाँ से चले गए तो सबोही बेगम उसे साथ लगाकर बेख्तियार रो दी थी। रोशी खुद भी आंखों में आंसू लिए हुए थी। उसने सबोही बेगम को अना से जुदा किया और फिर वो उनको लेकर बाहर चली गई थी। अजीब अफसुर्दा सा मंजर था। एक लड़की ने तो माहौल की अफसुर्दगी देखते बाकायदा गाना शुरू कर दिया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। निकाह के बाद खाने का दौर चला। इसके बाद दूल्हा के साथ मुख्तलिफ रस्में होती रही थी। बारात चूँकि वापस गांव जाना थी सो जल्दी जल्दी मचा दी गई थी। दुल्हन को दूल्हा के साथ बिठाकर मूवी या तस्वीर बनाने वाला सिलसिला अधूरा रह गया था। अना का दिल अजीब से अंदाज में घबरा रहा था। उसने रोशी का हाथ मजबूती से थाम लिया था। उसका हाथ शदीद गर्म था। लगता है तुम्हें फिर बुखार हो रहा है। रुखसाने को तशवीश लाहक हुई थी। रुखसती के वक्त माँ बाप और घर वालों से मिलते उसकी तबीयत एकदम बिगड़ी थी। इतने दिनों की शदीद टेंशन थी या रुखसत होने का सदमा था। वो चंद मिनट के लिए अपने आवाज़ पर काबू न रख पाई थी। सभी एकदम परेशान हुए थे। रुखसती के वक्त वो नीम जांसी थी। गाड़ी में बिठाकर शहवार साथ बैठ गई थी। फ्रंट सीट पर राबिया और अब्बास भाई थे। दूल्हा ने अलहदा गाड़ी में आना था। खुशियों का वो भरपूर दिन बड़े गमज़दा अंदाज में सरअंजाम पाया था। तवील सफ़र था। हवेली पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था। दुल्हन शदीद थक चुकी थी। मुख्तलिफ रस्मों का तवील सिलसिला था जिसे मौकूफ़ करते दुल्हन की ख़राबी तबीयत के सबब उसे फ़ौरन उसके सजे सजाए कमरे में पहुँचा दिया गया था। शहवार, राबिया, शाइस्ता भाभी, पुप्पो और दीगर कज़न्स पेश पेश थी। शहवार दौरान सफ़र उसका काफ़ी ब्रेन वॉश कर चुकी थी। सो हवेली पहुंचकर अना की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। घबराहट और परेशानी अलबत्ता अपनी जगह पर थी। आने वाले वक्त का खौफ और लम्हों का हिसाब। कुछ नहीं होगा, तुम बस कॉन्फिडेंट रहना। हमारे दूल्हा मियाँ अब इतने भी खूनख्वार नहीं हैं। तुम्हारी इतनी प्यारी शक्ल देखकर तो वो वैसे भी अपनी आवाज़ खो बैठेंगे। शहवार ने मुतमईन करना चाहा। वो महज मुस्कुरा दी थी। उसे अपने लिबास होलिये से सख्त वहशत हो रही थी। जी चाह रहा था कि सब कुछ एकदम उतार फेंके, लेकिन हाय रे ये दुनियादारी। शहवार और राबिया आखिरी लम्हों तक उसके पास रही थी और उसका दिल बहलाती रही थी। 2:30 बजे के करीब दूल्हा साहब अपने कमरे में आ रहे हैं का शोर बुलंद हुआ तो अना का दिल धड़कने लगा था। उसे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। जब से हमाद पाकिस्तान आया था एक बार भी उसने मिलने की कोशिश नहीं की थी और एक कॉल की भी थी तो अना के दिल से खुशगुमानियों की सारी तितलियां उड़ा दी थी। रुखसती की बात से लेकर अब तक एक बार भी उसने दूल्हा का जिक्र सुनना तो दूर की बात, हमाद साहब का नाम तक नहीं सुना था। न जाने अब क्या होने वाला था। अना को रह रहकर हमाद की फ़ोन पर कई बातें याद आने लगी तो उसका हलक खुश्क होने लगा। वो जो सारी उम्र किसी और के ख्वाब देखती रही थी आज किसी और के नाम पर किसी और के लिए सजी सवरी उसकी सेज को रौनक बख्श रही थी। अना का जी चाह रहा था कि उस दोगलेपन पर दिल खोल कर रोए, लेकिन माहौल, जगह और सूरत हाल ऐसी थी कि वो दिल पर बंद बांध रही थी।
चलो जी, हम तो चलते हैं, अब तुम जानो और तुम्हारे दूल्हा साहब। शहवार ने शरारत से कहा और झुककर उसका गाल चूम लिया। बेस्ट ऑफ लक डियर भाभी जान। राबिया ने भी बहुत मोहब्बत से कहा था। अना का वजूद हौले हौले लर्जने लगा था। शहवार ने उसके माथे की बिंदियाँ दुरुस्त की थी, लिबास ठीक करके उसे अच्छी और नेक ख्वाहिशात सौंप कर राबिया के साथ बाहर निकल गई थी। अन्ना साकित तो सामित से अपनी जगह बैठी रह गई थी। जो जो वक्त गुजर रहा था उसका दिल बंद होता जा रहा था। घबराहट, परेशानी, उलझन और शदीद वसवसे वो आंखें बंद करके अल्लाह को याद करने लगी थी। वो पूरे दिल से अल्लाह को याद कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अना का सर झुका था, उसकी बंद आंखें कुछ और शिद्दत से बंद हुई थी। आने वाला चलता हुआ उसके सामने बिस्तर पर बैठा और उसके झुके सर को देखकर मुस्कुराया था। आने वाले की कुलून की महक से अना का दिल घबरा रहा था, लेकिन उसने आंखें खोलकर देखने की कोशिश नहीं की थी। उसके दूल्हा साहब ने उसका हाथ थामा था। अना को लगा जैसे उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो उसका हाथ धीरे धीरे सहला रहा था, लम्स की नरमी और हाथ की गर्मी। अना का दिल मजीद डूबा था। हाथ को छोड़कर उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा तो अना की लर्जती पलकें कुछ और सख्ती से एक दूसरे से हमकिनार हुई थी। उसके पास मौजूद शख्स का लम्स बोल रहा था, अब इतना भी ड्रैकुला नहीं हूँ कि तुम आंखें खोलने से ही इनकार कर दो। हंसकर कहा गया। अना, जिसका सारा वजूद कान बना हुआ था, एकदम चौंकी थी। ये आवाज़ सुना था, बहुत हसीन लग रही हो। एक नज़र देख कर ही झट से गिरूंगा और पट से बेहोश हो जाऊंगा। मज़ीद कहा गया था। लहजे में हंसी की अमेजिश थी। अन्ना ने खौफजदा होकर आंखें खोली थी और अगले ही पल उसकी खुली आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने कोई और नहीं, वलीद था। वो वलीद जिसके उस वक्त यहाँ मौजूद होने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप? वो करंट खाकर पीछे हुई थी। झटके से वलीद के हाथ झटके थे। कैसा लगा ये सरप्राइज़? वो मुस्कुराहट लिए पूछ रहा था। अन्ना ने बेयकीनी से उसे देखा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन ये धोखा नहीं, हकीकत थी। वलीद मुजस्सम उसके सामने था। आप क्यों आया यहाँ? वो जो समझ रही थी उस पर यकीन करने को तैयार ना थी। एक बिन भी इज़हार किए बगैर वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी और फुनकारी थी। तो और कहाँ जाता? वली ने हंसकर कहा। तो अन्ना का जी चाहा कि काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखें उस मंजर पर यकीन करने को तैयार ना थी। आप इस कदर गिर सकते हैं, मैंने सोचा भी ना था। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अना, वलीद एक पल को रुका। खबरदार, मेरा नाम भी लिया तो आप अब तक मेरे साथ जो करते आए हैं मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब आपकी इस घटिया हरकत पर खामोश नहीं रहूँगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं शोर मचा दूँगी अगर आप यहाँ से ना निकले तो। वो तो एकदम मर्द मार वाली कैफियत में आई थी। ओह, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं ही तुम्हारा शौहरे नामदार हूँ। मेरी तुमसे शादी। वलीद को अंदाज़ा हो रहा था कि वो क्या समझ रही। उसने हंसकर उसे बताना चाहा था। शट अप। उसने एकदम भड़क कर वलीद को पीछे धकेला था। खबरदार, मेरे साथ कोई झूठ बोला तो। मेरी शादी हमाद से हुई है और आप महज मुझे तकलीफ़ देने के लिए इस कदर घटियापन पर भी उतर सकते हैं। नाकाबिले यकीन, लेकिन मुझे इतना कमज़ोर मत समझे। शराफत से इस कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं शोर मचा कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। वो तो भड़क कर फट पड़ी थी। वलीद ने गहरा सांस लिया था। उसे अपना यह सरप्राइज़ बहुत महंगा पड़ता महसूस हो रहा था। गुजरते दिनों में उस अना के साथ जो रवैया रखा था, ऐसे में अना का ये रिएक्शन कुछ ऐसा गलत भी ना था, लेकिन वैसा ना था जैसा वो सोच रहा था। वो तो बुफरी हुई शेरनी बन बैठी थी। अना, कूल डाउन यार, लिसन मी, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाता हूँ। खुद का तवाज़ुन बहाल करते वो अना की तरफ बढ़ा तो एकदम पीछे हटी थी। दूर रहे मुझसे, वो चीखी थी। वलीद अपनी जगह रुक गया था। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप मेरे साथ जो कुछ कर चुके हैं, इसके बाद तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। आप इंतहाई बुरे इंसान हैं, ज़रा भी लिहाज नहीं कि इस वक्त आप किसके सामने क्या कह रहे हैं। वो गुस्से से कहकर दरवाजे की तरफ पलटी तो वलीद एकदम चौंका था। अना अगर बाहर जाती तो मतलब ये था कि सभी बड़ों को खबर हो जाती। अरे अना, रुको तो प्लीज़। वो फ़ौरन उसके रास्ते में हायल हुआ। मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपकी किसी भी घटिया प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो धाड़ी। शट अप, वली ने सख्ती से कहा तो अना ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम आराम और सुकून से मेरी बात सुन तो लो, बेहतर होगा। वली ने खुद पर काबू पाते नरमी से कहा तो अना के तने असाब में ज़रा फ़र्क न पड़ा था। बात सारी ये है कि हम सब मिलकर तुम्हें तंग कर रहे थे। हमारा पाकिस्तान लौटा ही नहीं, वो अभी भी मुल्क से बाहर है। बल्कि जब सबके सामने तुम्हारा मंगनी तोड़ देने वाला कदम और फिर हमारे से रिश्ता जोड़ने वाली डिमांड आई तो बात बाबा साहब तक भी पहुंची थी और फिर उन्होंने मुझे तलब कर लिया था। मुझे तुम पर गुस्सा ज़रूर था, लेकिन अब इतना भी कम फहम नहीं था कि तुमसे हाथ धो बैठता। सो अपनी मशरूत
हाँ के साथ मैंने बाबा साहब को पॉजिटिव जवाब दे दिया था। इस तरह तुमसे मेरा रिश्ता तय पा गया, लेकिन शर्त ये थी कि तुम्हें नहीं बताया जाएगा। और इस सिलसिले में सब ने मेरी मदद की थी। सब ने तुम्हें यही बावर कराया कि हमाद से तुम्हारी शादी हो रही है, जबकि हमाद तुम्हारा मुझसे रिश्ता तय हो जाने पर डिसहार्ट हुआ था। लेकिन जब सारी सूरत हाल का उसे इल्म हुआ तो उसने खुद को संभाल लिया था। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे हुई है। तुम्हें आखिर तक इस बात से बेखबर रखना ये सब प्लानिंग था यार। अना हैरत और बेयकीनी से सुन रही थी। इतनी बड़ी प्लानिंग? वो नढाल सी बिस्तर के किनारे गिरी थी। वलीद एकदम घबरा गया था। देखो, अब बेहोश होने का प्रोग्राम अगर है तो प्लीज़ मुलतवी कर दो। अना ने बहुत गुस्से से उसे देखा। तुम्हारी वजह से पहले ही मुझे बहुत सी सलवातें और गालियाँ सुनने को मिल रही हैं, वली ने बेचारगी से कहा तो अना बेख्तियार हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी। अरे ये क्या कर रही हो? प्लीज़ चुप कर जाओ। अगर किसी को खबर भी होगी तो मेरी बाबा साहब से शामत पक्की। वो उसके सामने घुटनों के बल कलीन पर बैठकर मिन्नतों पर उतर आया था। उसने अना के हाथ हटाना चाहे थे, लेकिन उसने सख्ती से उसे पीछे धकेल दिया। आप बहुत बुरे इंसान हैं। मैं मरती रही, तड़पती रही और आप मुझे। वो फूट फूट कर रोई तो वलीद को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। आई एम सॉरी यार, मुझे ये था कि तुम्हें जब सारी सूरत हाल का इल्म होगा तो यकीनन तुम बहुत खुश होगी। मेरा दिल कर रहा है खुद को शूट कर लूँ। सारी दुनिया में मेरा तमाशा बनाया था। हमाद का नाम ले लेकर मुझे मलामत करते रहे। एक पल, एक लम्हे को भी ज़हनी अजियत से छुटकारा ना मिल सका था मुझे, और ऊपर से आपको हमेशा के लिए खो देने का दुख। वली ने बेचारगी से उसे देखा था। वो जी भर कर रो रही थी। इतने दिनों का गुबार था जो अब बह रहा था। उसने पता नहीं वलीद की बात का यकीन किया था या नहीं, लेकिन उसे रोने का मौका ज़रूर मिला था। कुछ देर तक खूब रोने के बाद उसने सर उठाया तो मेकअप का सत्यानाश हो चुका था और उसकी शक्ल देखकर वलीद की हंसी छूटी थी। माय गॉड, बिल्कुल भूतनी लग रही हो तुम। शादी की रात शायद ये दुनिया का वाहिद दूल्हा था जो अपनी दुल्हन की तारीफ इस अंदाज में कर रहा था। अना का पायरा हाई हुआ था। गुस्से से वलीद को देखकर झटके से उठती थी। सामने ड्रेसिंग टेबल थी जिसके कदावर आईने में उसकी छवि लहराई थी। उसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हुई थी और फिर हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। वली ने चंद पल उसे देखा और फिर साइड पर रखे टिश्यू का रोल उठाकर उसके ज़बरदस्ती हाथ हटाकर उसका चेहरा साफ किया तो अना ने लब से बहुत गुस्से से उसे देखा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत खफा हो, लेकिन अगर तुम ये भूल भाल कर मुझे कुछ और कहने का मौका दो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। वलीद का अंदाज़ अब भी गैर संजीदा था। अना को फिर रोना आने लगा था। मुझे आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहती हूँ। बाहरी काम वाले दुपट्टे से बार बार चेहरा साफ करते उसने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ पिछले दिनों जो कुछ कर चुके, इसके बाद मैं क्या? हर कोई यही कहेगा। वो गुस्से से कहकर दोबारा दरवाजे की तरफ लपकी थी। दरवाजे के हैंडल पर अभी हाथ ही रखा था कि वलीद ने एकदम उसको पकड़कर रुख अपनी तरफ कर लिया था। तुम्हें इस बात पर शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अभी तुम्हारी किसी से बात करा देता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। मुझे क्या पता आप किसको कॉल कर रहे हैं। आप पीछे हटें, मैं खुद पता कर लूँगी। अपना हाथ छुड़ाकर वलीद को घूरते वो अपनी उंगली और सूरत हाल की परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। वो इस हवेली में शहवार की शादी और निकाह पर आई थी, लेकिन इसके बावजूद बाहर निकलकर उसे समझ नहीं आया कि अब किधर जाए। वली ने उसे बाहर निकलते देखकर फ़ौरन शहवार को कॉल मिलाई थी। जल्दी से कमरे में आओ, मुस्तफ़ा को भी साथ ले आओ। फ़ौरन ये कहकर वो अना की तरफ लपका था जो इस दौरान सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुकी थी। वलीद का कमरा ऊपर वाले हिस्से में था। वो अगर नीचे पहुंच जाती तो मतलब सारे घर वालों को खबर हो जानी थी। वलीद भागकर उसके रास्ते में आया था। हम ये मुज़ाकरात कमरे में बैठकर आराम और सुकून से तय कर सकते हैं। आपको ये सारा ड्रामा शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे क्या पता आपके इस ड्रामे में कौन कौन शामिल है। मेरे नज़दीक तो अब सारे ही धोखेबाज, फ्रॉडी और ड्रामेबाज हैं। अना का अंदाज बेलचक था। वली ने बहुत ज़ब्त से अना को देखा था। तभी शहवार और मुस्तफ़ा आते दिखाई दिए तो उसने कुछ सुकून महसूस किया। अना भी उनको आते देखकर मज़ीद तन गई थी। क्या हुआ? दोनों ने फ़ौरन करीब आकर परेशानी से पूछा। इन मोहतरमा को यकीन ही नहीं आ रहा कि इनकी शादी हमाद से नहीं बल्कि मुझसे हुई है, वली ने बताया तो मुस्तफ़ा की हंसी छूटी थी और शहवार ने बहुत खफकी से देखा था। देख लिया इस सारे ड्रामे का अंजाम, मैंने कितना समझाया था, उसने कहा तो अना ने बेयकीनी से उसे देखा। यानी तुम भी इस ड्रामे में अपने भाई के साथ थी? शहवार ने बेचारगी से देखा तो अना ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। यानी वो वाकई कितनी बेवकूफ़ थी। सभी उसके जज्बात से खेलते रहे और वो अपना तमाशा खुद बनवाती रही। प्लीज़ इसको कमरे में तो ले जाइए ना। वलीद को नीचे से किसी के आ ना जाने की
तशवीश लाहक थी। शहवार वलीद को गुस्से से देखकर अना को बड़ी मुश्किल से दोबारा कमरे में ले जाने में कामयाब हुई थी। कमरे में आकर एक दफ़ा फिर सारी सूरत हाल समझाई गई थी। मुस्तफ़ा ने सबूत के तौर पर आज के फंक्शन की सारी तस्वीर दिखाई थी, बल्कि उसने निकाहनामे के भी एक पिक बना रखी थी जिस पर वलीद साइन कर रहा था। इसके अलावा निकाह के बाद भी निकाह की चंद तस्वीर थी जहाँ वलीद के साइन के नीचे अना के अपने साइन थे। मैं इस सारे ड्रामे में इनके साथ नहीं हूँ, इनको समझाती रही हूँ। मुस्तफ़ा से पूछ लो, मुझे खुद चंद दिन पहले इल्म हुआ तो वलीद भाई से कितना खफा हुई थी। शहवार अपनी सफाइयाँ दे रही थी। अना को इतने सारे सबूत देखकर यकीन आ गया था और आखिर में मुस्तफ़ा ने उसकी एहसन से भी बात करा दी थी। सब लोग ड्रामा कर सकते थे, लेकिन इस मामले में एहसन झूठ नहीं बोल सकता था। वलीद का कहना था कि तुम्हें थोड़ी बहुत सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा तुम उस पर शक ना कर सको और किसी भी काशफा जैसी लड़की की बातों पर यकीन ना कर सको। सो उसने ये प्लान बनाया था और हम सब उसका साथ देने पर मजबूर थे। हमाद से हमने एक्सक्यूज़ कर लिया था, वो सूरत हाल समझ गया था। तुम्हारी शादी हमाद से नहीं वलीद से हुई है। ये हसन भाई के अल्फाज थे। बाकी दुनिया तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन एक भाई नहीं। अना ने बहुत गुस्से से वलीद को देखा था। शहवार और मुस्तफ़ा के बार बार एक्सक्यूज़ करने पर उसने ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। अगर मैं टेंशन में कुछ कर लेती या मेरा हार्ट फेल हो जाता, इनका क्या जाना था। उसने वलीद को खफकी से देखा और शहवार से शिकवा किया। इसीलिए तो तुमसे फ़ोन पर राब्ता रखा हुआ था, तुम्हारी तरफ से बेखबर नहीं था मैं, वली ने कहा तो उसने गुस्से से देखा। हाँ, जितनी परवाह थी अंदाज़ा हो गया है मुझे, और वो हमाद बनकर कॉल्स भी यकीनन आप करते रहे थे। वो अब रूबरू वलीद से मुखातिब थी। क्या करता, तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन रही थी तो सोचा कुछ एंजॉयमेंट और सही, वलीद ने फिर चढ़ाया था। मुस्तफ़ा और शहवार हंस दिए थे। लगता है आज रात लड़ झगड़ कर गुजारनी है। देखो यार, अब इन मोहतरमा को कैसे हैंडल करना है खुद सोचो, हमें नहीं बुलवाना अब, वरना नीचे से बड़ों की पूरी फ़ौज लेकर आएंगे हम। अपने मसाइल खुद हल करो, हमें तो सख्त नींद आ रही है, मुस्तफ़ा ने कहा और शहवार का हाथ पकड़कर उसे ले गया था। वली ने दरवाज़ा बंद किया और इस बार हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर लॉक भी कर दिया था। अना उसी तरह तने तने से असाब लिए बैठी हुई थी। ओके, सीज़ फायर, वलीद ने उसके सामने बैठते मुस्कुराकर कहा तो उसने घूर कर देखा। इस तरह के तेवर दिखाओगी तो मैं तो डर के मारे ही फौत हो जाऊंगा। वैसे भी रोध होकर चेहरे का सत्यानाश मार चुकी हो, वली ने कहा तो अना को पहली बार एहसास हुआ कि वो इस वक्त दुल्हन के रूप में वलीद के सामने है। एहसन से बात कर लेने के बाद उसे यकीन आ गया था कि उसकी शादी वलीद से ही हुई है। उसके तने तने असाब एक खुशगवार एहसास की लपेट में आकर ढीले पड़ गए थे। उसने दुपट्टे के पल्लू से ही अपना चेहरा रगड़ा था। ये ले लो, वलीद ने उसे टिश्यू दिए तो उसने खामोशी से आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा साफ़ किया था। आई मेकअप काफ़ी हद तक धुल गया। काजल ने चेहरे पर अजीब रंग बिखेरा था, बाकी चेहरा कुछ नॉर्मल ही था। उसने चेहरा साफ करते अपनी सूरत को कुछ और नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी। इस काम से फारिग हुई तो कुछ समझ आई कि अब क्या करे। लड़ भी लिया था, शिकवे शिकायतें भी सब हो गई थी। शहवार और मुस्तफ़ा भी आकर सब मामला क्लियर कर गए। एहसन से भी बात हो गई थी, जो बातें थी सब क्लियर थी। अब क्या करना था, वो शशोपंज में पड़ गई थी। वलीद चलकर खुद उसके पास आ रुका था। वलीद के शानदार सरापे में उसका रोया रोया मुतर्रम वजूद जैसे छुप सा गया था। हाँ भाई, अब क्या इरादा है, मुस्कुराकर पूछा तो अना का सर एकदम झुका था। उस वक्त दिलो दिमाग में बस यही एहसास हावी था कि वो वलीद की दुल्हन बनी उसके सामने है। आईने में नज़र आता दोनों का अक्स भरपूर था। अना के दिल की धड़कनें मचली थी। चलो आओ सुलह कर लेते हैं, वली ने कहा तो अना का सारा वजूद एक नए एहसास से उजागर हुआ था। आज हमारी शादी की रात है, बाकी की लड़ाई कल, वो गमगीन लहजे में कहा तो अना कसमसाई। मैं जानबूझकर नहीं लड़ रही थी, आपसे लड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन जब आप मुझे इग्नोर करते हैं और मुझे एटीट्यूड्स दिखाते हैं तो मेरा दिल करता है आपसे बहुत लड़ूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने ये सब किया। मैं वाकई मर जाती तो। वो उस वक्त संजीदा थी और शिकवा करती है ना, वलीद को इस कदर अच्छी लगी थी कि उसने एकदम उसे साथ लगा लिया था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वलीद के गमगीन लहजे में कुछ था जो वो एक अरसे से उसकी ज़ात में तलाशती रही थी। वलीद के लम्स में मोहब्बत की गर्मी थी, चाहत की नरमी थी, और अना वो तो जैसे आज बिन मांगे ही सब कुछ पाकर एकदम शांत सी हो गई थी। शहर के 5 स्टार होटल में उन तीनों के वलीमे का रिसेप्शन था। तीनों दूल्हा हजरात चेहरे पर खुशकुन मुस्कुराहट लिए मेहमानों को वेलकम कर रहे थे और तीनों दुल्हनें स्टेज पर बैठी लोगों की दादो तहसीन हासिल कर रही थी। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आगे मिलना यूं ही।
एक जान हो भले और बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम ही दर्द हो, तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। बाबा साहब अपने बहू और बेटे के साथ बहुत ही खुश व खरम अंदाज में बड़े एतमाद के साथ सभी लोगों से उनको मुतारिफ़ करा रहे थे। आज उनके 3 चहेते पोतों की दावत वलीमा थी। वो बहुत खुश थे। उनकी आज सारी औलाद उनके साथ थी। उनको अब कोई ख्वाब तंग नहीं करता था। उनके ज़हन पर अब कोई बोझ ना था। उनका ज़मीर अब मुतमईन था। वो बहुत खुशबाश अंदाज में अपने बेटे फ़िज़ान और बहू लाला रुख को करीबी हल्का या अहबाब से मिलवा रहे थे। उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ और कोई मलाल ना था। उनके मदार से जो तारा टूटकर खला की वसतों में कहीं खो गया था, वो उनसे आ मिला था और इस बार दोबारा खोने का कोई खदशा भी ना था। उनका ये टूटा हुआ तारा उनका बेटा फ़िज़ान हयात अली था। वो तीनों कपल्स स्टेज पर बैठे स्टेज को रौनकें बख्श रहे थे। ख़ानदान के सभी लड़के लड़कियां उनके गिर्द जमा थे। कहके थे, खुशियां थी, रौनकें थी। लाला रुख ने अपने तीनों बच्चों को देखा था। उनके मुस्कुराते चेहरे थे। शहवार की तरफ झुककर कुछ कहता मुस्तफ़ा और शहवार के रुखसारों पर फूटती शफ़क़। राबिया का हाथ बड़े अतमाद से थामकर एक कज़न के कैमरे का मरकज़ बने अब्बास और राबिया और अना की घुरियों और नखरीली अदाओं को नज़रअंदाज करता वलीद। सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। उनके दिल से उन सब के लिए दुआएं निकल रही थी। उनके आशियाने के लिए ये तीनों फूल आज उस ख़ानदान का हिस्सा बन चुके थे। एक बहुत भरपूर मंजर था। दिलकश हंसते मुस्कुराते चेहरों से सजा ये मंजर उनके दिल की रौनकें बढ़ा रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर अपने महबूब शौहर को देखा था। वो भी शायद उन्हीं जैसे जज्बात लिए उसी मंजर में खोए हुए थे। उन 2 खोए हुए लोगों ने सारी उम्र अज़ियत और तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारी थी। अपनी अपनी जगह औलाद से जुदाई का दर्द सहा था, लेकिन आज उनका आशियाना फिर सिमट चुका था। उनके ये ख्वाब अपने अंजाम की तरफ गामज़न थे और ये दोनों एक उम्र का तवील हिजर काटने के बाद फिर से एक जान थे, कभी ना बिछड़ने के लिए। फ़िज़ान ने बहुत मोहब्बत और गर्म जोशी से महबूब बीवी का हाथ थाम कर दबाया था। इस दबाव में दोबारा कभी ना बिछड़ने का अंदिया था। जवाबन लाला रुख ने एक मुस्कुराहट अपने महबूब शौहर की नज़र की थी। यह एहसास था कि वो हमेशा इसी मोहब्बत के असार में रहना चाहती थी। वलीमे के बाद सभी शाहज़ेब साहब के घर में जमा थे। वक़ार साहब और ज़िया साहब अपनी अहले खाना के साथ ही उधर ही थे। खूब रौनक लगी हुई थी। फ़ोटो सेशन हो रहा था। तीनों दुल्हनें एक साथ बैठी हुई थी और तीनों दूल्हा हज़रात हमरा थे। फैमिली फ़ोटो सेशन हो रहा था। सभी लोग उस सेशन में हिस्सा ले रहे थे। कैमरे वाले को रुखसत करने के बाद वो सभी कज़न्स पार्टी में घर गए थे। बुज़ुर्गों की अपनी महफ़िल जम चुकी थी। बेचारी अना को तो सभी ने खूब बेवकूफ़ बनाया था। ये शादी यादगार रहेगी। दुल्हन साहिबा आखिरी लम्हे तक शादी किससे हो रही है के बारे में बेखबर थी। आयशा रिकॉर्ड लगा रही थी। यादगार क्या, बल्कि रिकॉर्ड में रहेगी। लाइबा की ने हंसकर कहा तो अना झिम्पी। उसने वलीद को देखा। वो मुस्तफ़ा के साथ बैठा कोई बात कर रहा था। आज उनकी शादी को चौथा दिन था। शादी के चौथे दिन वलीमा था और गुजारे दिन अना की ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन थे। वलीद जिससे उसे 1000 शिकवे थे, शिकायतें थी, गिले थे, वो अब सब रफ़ा हो चुके थे। बहैसियत शौहर उसने वलीद का जो रूप देखा तो वो इंतहाई खूबसूरत था। बेहद मोहब्बत करने वाला और परवाह करने वाला इंसान, जिसकी सोच मोहब्बत डायलॉग्स में कह देने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत अमल मांगती है। वो मोहब्बत को लफ्ज़ों में ज़ाहिर करने का कायल ना था। वो मोहब्बत को महबूब के साथ बांटकर शेयर करके उसकी केयर, उसकी ज़ात को अपने होने का इफ्तिखार बख्श कर बुलंदियों को छू लेने की सोच का कायल था। वो जान चुकी थी वलीद उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत जो वो शक की नज़र से देखती रही थी, वही मोहब्बत वलीद का गरूर थी, उसकी ज़ात का फ़ख्र थी। और अना जैसी जज्बाती लड़की उसकी मोहब्बत को अपने जज्बातीपन में ना समझ पाई थी और अब उसे वलीद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ वलीद वलीद और बस वलीद ही था। वलीद ने उसे यूँ मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर मुँह में सुकड़ कर क्या है पूछा तो उसने मुस्कुराकर नफ़ी में गर्दन हिलाते दूसरों की तरफ तवज्जो दी थी। भाई इनके तो खूब मज़े हैं। बाबा साहब ने तीनों को बैरून मुल्क हनीमून की ऑफ़र किया, बल्कि सारे अखराजात वहीं अदा करेंगे। सजाद भाई ने हंसकर बताया। फिर किस जगह जा रहे हो तुम लोग? सबा ने शहवार से पूछा।
अभी जगह डिसाइड नहीं हुई, मुस्तफ़ा को छुट्टियां मिल जाएं फिर उनके मुताबिक प्रोग्राम सेटल करेंगे, शहवार ने बताया। फिर तो समझो हनीमून गया हाथ से। मुस्तफ़ा भाई को छुट्टियां नहीं मिलने वाली? नहीं, इन्होंने वादा किया वो छुट्टियां ले लेंगे और हम सब इकट्ठे जाएंगे जहाँ भी गए। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, सभी ने खुश दिली से कहा था। काफ़ी देर तक महफिल जमी रही थी। अना राबिया वाले कमरे में आ गई थी। वो लोग सीधा मैरिज हॉल से यहाँ पहुँचे थे। फोटो सेशन के बाद कुछ देर आराम की घर से कमरे में आई थी। वो आईने के सामने खड़ी थी जब वलीद भी कमरे में दाखिल हुआ था। क्या सोचा जा रहा है? वलीद ने अकब से आकर उसके गिर्द बाजू हमारे करते कंधे पर थोड़ी टिकाकर आईने में उसे देखा। मैं सोच रही हूँ आप कितने खुशकिस्मत है, आपको मुझ जैसी लड़की मिली। उसके अंदाज में शरारत थी। वलीद ने घूरा। क्यों भाई, तुम में ऐसी क्या खूबी है? देखिए ना, आप पर मरने वाली, आपके लिए किसी भी हद तक चली जाने वाली लड़की दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। वो छेड़ रही थी। मोहब्बत तो वो काशफा भी करती थी। वलीद ने जवाबन छेड़ा। अना का हलक तक कड़वा हो गया था। नाम मत ले उस चुड़ैल का। वलीद हंस दिया, हाथ से पकड़कर बिस्तर पर ला बिठाया था। खुश होना, बुखार देखा, आपको क्या लगता है? मुस्कुराकर जवाबन देखा। वलीद ने दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए थे। जब हम किसी की परवाह करते हैं, उसकी उदासी, आंखों की नमी, उसकी मुस्कुराहट की कमी हमें महसूस होने लगे और हम बेचैन हो जाएं, तो ये भी मोहब्बत होती है। मोहब्बत ज़रूरी नहीं अल्फाज का पैराहन पहनकर पेश की जाए। मोहब्बत तो महसूस करने और दिल से दिल तक के सफ़र को कहते हैं। वली ने कहा तो वो मुस्कुराई। इन गुज़रे दिनों में जो हवेली में आपके साथ गुज़रे हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन हैं और इन गुज़रे लम्हों में मैंने जाना है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे अपने होने पर फ़ख्र होने लगता है और ये एहसास और भी मुअत्बर कर देता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हैं। वो वलीद के सीने पर सर रखकर वो सब कह रही थी जो उसके दिल में था। वलीद, उसने जवाबन उसे कुछ कहने की बजाय बहुत मोहब्बत से समेटते उसकी रोशन चमकती पेशानी पर अपने होंठ रख दिए थे। उस लम्स में बेपनाह वार्तगी थी, जोश था, मोहब्बत थी और एहसास था। और अना एकदम मुतमईन सी होकर आंखें मूंद गई थी। 3 साल बाद अना के नंबर पर बार बार कॉल आ रही थी। हम कुछ देर में पहुंच रहे हैं। I'm सॉरी, एक पेशेंट आ गया था। जी, शहवार भी मेरे साथ है, बस प्लीज़ थोड़ी देर। कॉल बंद करके उसने शहवार को देखा जो मुस्कुराकर अपना कोट उतारकर दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। भाई की कॉल थी। यस, ईसा ने सारे घर वालों को तंग कर रखा है। खफा हो रही थी कि कब घर पहुंच रहे हैं। रोशी के भी कई फ़ोन आ चुके हैं। उसने जल्दी जल्दी सामान समेटते बताया था और फिर घंटी बजाकर नर्स को बुलवाया था। हम घर जा रहे हैं, कोई भी मसला हो डॉक्टर हामिद और डॉक्टर फराह मौजूद हैं, वो डील कर लेंगी। नर्स ने सर हिला दिया था। दोनों अपना अपना बैग, मोबाइल और देकर चीज़ें समेटकर बाहर निकली तो गाड़ी मौजूद थी। आज इस सिजेरियन के केस ने तो डरा ही डाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माँ बच्चे दोनों की जान बच गई। शहवार ने भी कहा था। वो दोनों अपना एक छोटा सा अस्पताल चला रही थी। ये अस्पताल 1 साल पहले बाबा साहब ने बनवा कर दिया था, ज़ेबुनिसा अस्पताल। उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर बनवाया था और उसका चार्ज शहवार और अना के हाथों में था, जहाँ कुछ और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी था। दोनों ने फाइनल ईयर और हाउस जॉब के बाद अपना अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। अना शहवार के हमराही ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थी, जबकि बाबा साहब, लाला रुख, फिजान, सुरैया बेगम और उनकी बहू के हमरा हवेली में रहते थे। सोहेल भाई वापस बाहर जा चुके थे। अना और शहवार दोनों का एक एक बेटा था। रुशाने की बेटी पैदा हुई थी जो अब 3 साल की थी। राबिया की भी बेटी थी। लाइबा के 2 बेटे हो गए थे। वलीद शाहजेब साहब के हमरा मिलकर बिजनेस कर रहा था, जिसमें हसन के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। अब्दुल कयूम का केस तकरीबन 1 साल तक कोर्ट में चला था और फिर उसे फांसी हो गई थी। मुस्तफ़ा की भरपूर कोशिशों की बदौलत लाला रुख को अपनी तमाम जायदाद मिल चुकी थी, जो उन्होंने मुख्तलिफ रफ़ाही कामों के लिए वक्फ कर दी थी। आदला अपने जैसे किसी मर्द से शादी करके मुल्क छोड़कर जा चुकी थी। अबू बकर भी हादिया के हमरा बाहर शिफ्ट हो गया था। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह सेटल थे। आज रोशाने की बेटी की 3री सालगिरह थी। वो अना को बार बार कॉल कर रही थी। अना ने बेटे का नाम लाला रुख की पसंद पर ईसा रखा था। ईसा वलीद का बचपन में नाम था जो उसे बहुत पसंद आया था, जबकि शहवार के बेटे का नाम उमर था जो मुस्तफ़ा की पसंद से रखा गया था। वो दोनों घर पहुंची तो सभी तैयार उनके मुंतज़िर थे। यार कितनी देर कर दी है, मालूम भी था कि आज हसन की तरफ जाना है। वली ने दोनों को आते देखकर कहा तो दोनों मुस्कुराई थी। बिल्कुल इल्म था, लेकिन इमरजेंसी केस आ गया था, शहवार ने बताया। मुस्तफ़ा आ गए हैं क्या? शहवार अपने कमरे में जाते जाते पलटी थी। नहीं, कॉल आई थी कि वो लेट हो जाएंगे, ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, राबिया ने बताया था। वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ चल दी थी। उन दोनों की गैर मौजूदगी में राबिया और लाइबा
ईसा और उमर को भी संभाल लेती थी। उसके अलावा बच्चों के लिए अलग से कॉर्नर्स रखी गई हुई थी। राबिया ने ईसा को तैयार कर रखा था, उमर भी तैयार था। वो दोनों भी जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। वो लोग रोशनी की तरफ पहुँचे तो वहाँ खूब रौनक लगी हुई थी। अच्छी खासी गैदरिंग थी। रुशानी की बेटी आबगीने बहुत प्यारी बच्ची थी। गोल मटोल सी सफ़ेद फ्रॉक पहने इधर उधर भाग रही थी। नाना नानी उसे देखकर वारी सदके जा रहे थे। सुबोही बेगम और वकार साहब सभी खुश थे। हर किसी आंख का तारा थी ये नन्ही सी आबगीने। बहुत देर की आने में, फ़ाइन होगा आप लोगों पर, रोशानी ने कहा तो वो हंसती। शाहजेब साहब के अलावा बाकी सभी अफराद आए थे। बड़े तो अपनी महफिल जमा कर बैठ गए थे, जबकि ये सब एक तरफ लॉन में जहाँ सालगिरह का अरेंजमेंट किया गया था उसी तरफ चले आए थे। कुछ देर बाद ऑफिस लिबास में मुस्तफ़ा भी वहीं आ गया था। आबगीने ने केक काटा तो बड़ों से ज़्यादा नन्हे नन्हे बच्चे पुरजोश थे। आफाक 6 साल का बच्चा था। उन बच्चों में सबसे सीनियर और सीनियर होने का रोब भी दिखाता था। खाने के बाद खुशगपियों का दौर चला था। दोस्त अहबाब कुछ देर बाद रुखसत हो गए थे। रात गए तक उन लोगों की महफिल जमी रही थी। सुबोही बेगम और वकार साहब ने उन सबको ज़बरदस्ती रोक लिया था। बच्चे माओ की गोद में ही सो गए थे, जिन्हें साजिदा बाजी उठाकर अंदर कमरों में लिटा आई थी। साजिदा बाजी के शौहर काफ़ी बेहतर हो चुके थे। वो लाठी के सहारे अब चलते फिरते थे। साजिदा बाजी और उनके शौहर सुबोही बेगम के हमरा उनके बुटीक में होते थे। उस घर में आकर ये लोग बहुत खुश थे। आज बहुत दिनों बाद यूँ महफिल जमी है, कितना अच्छा लग रहा है ना, रोशानी ने कहा। सभी बेफिक्र होकर लॉन की कुर्सियों पर बड़ा जमान थे। साजिदा बाजी उन सबको चाय दे गई थी। बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी गैदरिंग होती रहनी चाहिए, मिल बैठने का बहाना ही सही, वरना आम रूटीन में तो फुर्सत ही नहीं मिलती किसी से मिलने मिलाने को। शहवार ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आंटी कितने दिनों से हवेली बुला रही हैं, अस्पताल से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो लोग भी ईसा के लिए उदास हो रहे हैं, बल्कि अंकल तो चाह रहे थे कि ईसा को उनके पास ही छोड़ दूँ, लेकिन ईसा मेरे बगैर रहता नहीं है ना, अना ने कहा। तो वलीद हंस दिया। बेटे का नाम क्यों बदनाम कर रही हो तुम, कब उसके बगैर रहती हो, न जाने अस्पताल में कैसे वक्त गुजार लेती हो। हाँ तो माओ से ज़्यादा बच्चों के लिए और कोई भी इतना कॉन्शियस नहीं हो सकता, शहवार ने भी कहा। चलो मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं, आउटिंग ही सही, मैं भी एक केस निपटा लूँ, फिर फारिग हूँ, चक्कर लगा लेते हैं। मुस्तफ़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। ओके तुम प्रोग्राम बनाओ, हम सब चलेंगे। आवाज़ भाई ने भी ओके कर दिया था। वो सभी अपनी अपनी बेगमात के साथ बैठे हुए थे। ऐसी मजाक कह के सभी कुछ था। अब्बास भाई हामी भरे तो मैं आबगीने की मंगनी अभी करने को तैयार हूँ। वैसे भी मुझे आफाक बहुत पसंद है, किसी बात के जवाब में रोशानी ने कहा। तो अब्बास ने हंसकर देखा। फिर मैं तो बचपन के रिश्तों के हक़ में नहीं हूँ। क्यों भाई, मैं और एहसन आपको समधी के तौर पर पसंद नहीं आए क्या, उसने फ़ौरन कहा था, अंदाज में शरारती। सभी हंस रहे थे। ऐसी बात नहीं, आबगीने तो बहुत ही प्यारी बच्ची, लेकिन मैं कबल इस वक्त ऐसे किसी भी फैसले के हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इससे बच्चों के ज़हन मुतासिर होते हैं। आवाज़ संजीदा हुआ। भाई मुझे अपनी पुप्पो का तजुर्बा है, हमारा रिश्ता उन्होंने ही जोड़ा था, बल्कि अना और वलीद भाई का भी उन्होंने ही किया था। मुझे यकीन है हम कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, बैठे बैठाए आपको इतनी प्यारी सी बहू मिल रही है जो हमारी अना की तरह ही नखरेली, हसास और ज़हीन भी है। अना समेत सभी हंस दिए थे। अना झिम गई थी। आप गिने वाकई उसी का परतू थी। सोच लें अब्बास भाई, बैठे बिठाए रिश्ता मिल रहा है, ना शुक्री मत करें। सजाद ने छेड़ा था। वो हंस दिए। चले बात ज़हन नशीन कर लेते हैं, लेकिन कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहूँगा। मुबारक हो रोशी, बैठे बिठाए रिश्ता तय कर लिया तुमने तो। शहवार हंसी। तुम लोग भी तय कर लो। वैसे अब्बास भाई ने अभी बाकायदा हाँ नहीं की। अना ने वलीद को देखा। उसके वजूद की दिलकशी आज भी उसी तरह बरकरार थी। मुस्तफ़ा के साथ बातें करता वो बहुत अट्रैक्टिव और दिलकश लग रहा था। वलीद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर बहुएं अचकाई थी और अना ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते शहवार की तरफ रुख मोड़ा था और उससे कोई बात करने लग गई थी। वहाँ मौजूद माहौल बहुत मुकम्मल था। सभी बेफिक्री की ज़िंदगी जीते बहुत खुश थे। उनके कहकों में ज़िंदगी थी, जोश था और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसने उन सब के दिलों को बांध रखा था, जो उनको बिखरने नहीं देती थी। और दूर उफ़क़ पर एक तारा मुकम्मल था। वाह, मुझे तो ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत ज़्यादा दोबारा पसंद आया है। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई इसको पढ़ते हुए। नावल बहुत मज़े का लगा, मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मतलब यार, अगर हम लोग बात करें वलीद और अना के करैक्टर की, तो राइटर को भी पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हैं अना के करैक्टर से, और थ्रू आउट हम लोग एंड तक होते रहे। लास्ट वाली एपिसोड की बात करें तो अना को जैसे वलीद तंग कर रहा था, उससे भी इरिटेशन हो रही थी कि वो क्यों बार बार उसको कॉल कर रहा है जब तुम्हारा उसके साथ लिंक नहीं है।
लेकिन वो बाद में चीज़ें पता चली कि वो उसी के साथ ही उसकी शादी हो रही थी, तो वो थोड़ा ध्यान रखने के लिए कि वो कुछ गलत ना कर दे उसके माइंड को थोड़ा। लेकिन ये भी गलत ट्रिक थी, एक बंदे को ज़हनी टॉर्चर करना इतना ज़्यादा कि अगला बंदा इतना ज़्यादा वो हो जाए। मतलब ऐसा भी सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए कि अगला बंदा ट्रॉमा में ही चला जाए। ऐसे भी वो एक तरह से प्रैंक का भी आजकल वो निकला हुआ है। तो लेकिन खैर जो भी बात है, नावल बहुत मज़े का था। शहवार और मुस्तफ़ा का करैक्टर और जिस तरीके से स्टोरी को लिखा गया इतने मंझे हुए अंदाज़ के साथ, इतने अच्छे तरीके से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आज क्योंकि ये नावल ख़त्म हो गया है और इससे पहले वक्त भी ख़त्म हो गया, कार्ब टाइम 3 नावल्स मैंने एक वक्त में स्टार्ट किए थे, सारे ख़त्म हो गए। तो मैंने खुद को थोड़ा टाइम दिया था, तो इसीलिए मैंने कोई इसके साथ नावल स्टार्ट नहीं किया। आई थॉट कि मैं थोड़ा खुद पर को भी टाइम दूँ। तो क्योंकि मैं घर आई हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है सब कुछ करना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, मुझे मैनेज करना नहीं आ रहा। क्योंकि पहले तो मैं अच्छे खासे मतलब चल फिर लेता है इंसान, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है, तो इस तरह से इंसान एक्टिव रहता है। तो अब मैं घर में हूँ, मुझे कोई और काम भी नहीं है, ना मेरी कोई वो एक्टिविटी होती है कुछ भी, तो कुछ भी करने के लिए नहीं होता सिवाय रिकॉर्डिंग के, सोने के, खाने के। तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा साबित नहीं हुआ। और फिर सारी चीज़ें साथ ही थी। और फिर मैं जिस तरह से पॉडकास्ट बना रही थी उनके लिए मुझे दोबारा से थंबनेल बनाने पड़ रहे थे, और मैं थंबनेल भी ऐसे बनाना चाह रही थी जो अकॉर्डिंग टू नॉवल हो, उसकी थीम के अकॉर्डिंग हो, कि डिफरेंट ना लगे, कुछ थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर ना लगे। तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा था सारी चीज़ों को। अब मैंने जो नए नावल पढ़ने, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके थंबनेल कैसे बनाऊँ, क्योंकि नए नावल के मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी कहानी कैसे होगी। तो अभी हो सकता है स्टार्टिंग में थंबनेल इतने अच्छे ना बने, बाद में मैं फिर उनको अच्छे से बना दूँगी। और हाँ, अब मेरा इरादा है माह मलका नावल को स्टार्ट करने का। मेहरुन्निसा की वो दोस्त हैं, और मतलब मरियम मुज़फ़्फ़र पर, या पता नहीं क्या उनका नाम है, मरियम का मुझे याद है, आगे मुझे याद नहीं उनका नाम पूरा क्या है राइटर का। तो उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। और साथ में अगर मुझे टाइम मिला तो साइमा अकरम चौधरी का नावल स्टार्ट करूँगी। और हाँ, शॉर्ट नावल्स अगर आप लोगों ने सुनने हैं तो फॉरएवर बुक हेवन पर जाकर शॉर्ट नावल्स आप लोग सुन सकते हैं। और बाकी आप पॉडकास्ट देखते रहिएगा, वहाँ पर ये सारी मैं अपडेट किया करूँगी। जो भी न्यू नावल आएंगे उनका मैं पॉडकास्ट बना दिया करूँगी। पॉडकास्ट ये होता है कि आप लोगों को ईजी हो जाता है ज़्यादा। वो प्लेलिस्ट में तो थोड़ी इतनी ज़्यादा प्लेलिस्ट होती है, समझ ही नहीं लगती। लेकिन पॉडकास्ट में जो सारे मैंने लॉन्ग नावल्स पढ़े हैं और जो अच्छे अच्छे हैं और मुझे भी पर्सनली पसंद है, तो वो भी उनके आप लोगों को मैं पॉडकास्ट उनके ही थंबनेल अपडेट करके दिया करूँगी। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में पूरे आपके पैराग्राफ नज़र आने चाहिए कि थ्रू आउट जर्नी आपकी टूटा हुआ तारा की कैसे रही, आपके माइंड में क्या था, आपने क्या सोचा था, आपको क्या लगा और क्या निकला, ये सारा कुछ आप लोगों ने बताना है। थोड़ा ड्रामाई तरीका था, जिस तरह हमाद का वो थोड़ा सा स्किप कर दिया उन्होंने, तो मतलब स्किप इन द सेंस के ऑफ कोर्स वो हीरो ही था, अब हीरो ही रहा। और फिर इस बात पर हम नहीं कहेंगे कि उसका करैक्टर कैसा था, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही। तो आप लोग बोलिएगा, आप लोगों ने जितना बोलना है लिख कर मुझे बताना है। फिर इंशाल्लाह जब हम इस नावल का रिव्यू करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स उसमें पढ़ूँगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।